फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 151.1। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 151.1 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 151.1। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत जल्द हमें कई प्रतिभाएं प्राप्त होंगी। लेकिन महाराज, अगर आप कहते हैं कि भिखारी संप्रदाय में बहुत प्रतिभाएं हैं, तो वे दूसरे देशों में सफल क्यों नहीं हो सकते? बाईजू हैरान होकर पूछता रहा। ऐसा कठोर वर्ग व्यवस्था के कारण है, रास्ता ऊपर से अवरुद्ध है। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस दुनिया में नाम कमाने के लिए दो रास्ते हैं, एक है विद्वता के जरिए और दूसरा है युद्ध कौशल के जरिए। विद्वता से दरबार में आधिकारिक पद मिल सकता है, जबकि युद्ध कौशल से दुनिया पर राज किया जा सकता है। आइए विद्वता से शुरू करें, जो भिखारी संप्रदाय के कई अनुयायियों को परेशान करती है। मुझे बताइए, उनमें से कितने लोग पढ़ लिख सकते हैं? भिखारी संप्रदाय के अनुयायियों की तो बात ही छोड़िए, आम लोगों में भी 10 में से एक भी पढ़ लिख नहीं सकता। शिक्षा बहुत महंगी है। एक विद्वान को तैयार करने के लिए एक मध्यम दर्जे के अमीर परिवार को दिवालिया होना पड़ सकता है। इसलिए भिखारी संप्रदाय के भीतर कई लोगों को अध्ययन करने का अवसर नहीं मिलता है, अन्यथा वे भिखारी बनने की स्थिति में नहीं आते। इससे 99% भिखारियों को सीढ़ी पर चढ़ने से प्रभावी रूप से रोका जा सकता है। बाईजू ने सहमति में सिर हिलाया। महाराज के शब्द सत्य हैं। अगर कोई पढ़ना लिखना सीख भी ले, तो भी आधिकारिक पदवी पाने और दरबार में सेवा करने के लिए परीक्षा पास करना स्वर्ग में चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि अगर आप पढ़ लिख सकते हैं, तो दूसरे भी पढ़ लिख सकते हैं, और इसके अलावा उन्हें छोटी उम्र से ही सावधानीपूर्वक प्रशिक्षित किया गया है, प्रसिद्ध शिक्षकों द्वारा निर्देशित किया गया है, और सभी प्रकार की पुस्तकों से पोषित किया गया है। वे आपसे खराब प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? यदि आप परीक्षा देते हैं, तो आप केवल उनके लिए एक सहायक के रूप में काम कर सकते हैं। लिन बेईफान ने चाय की चुस्की ली और आगे कहा, भले ही आप आखिरकार सभी बाधाओं को पार कर लें और एक उपाधि प्राप्त कर लें, लेकिन रैंक पर चढ़ना और भी मुश्किल है। क्योंकि दरबार पर मूल रूप से कुलीन परिवारों का एक अधिकार है और आपका उनसे कोई संबंध या आपसी हित नहीं है, तो वे आपकी मदद क्यों करेंगे? केवल कुछ ही आधिकारिक पद हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक, और वे निश्चित रूप से इन पदों को अपने लोगों के लिए आरक्षित रखेंगे। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में, जिसके पास कोई समर्थन या शक्ति नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उनसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? लिन बेईफान ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, तो ये रास्ता वास्तव में अवरुद्ध है। तो फिर मार्शल आर्ट के बारे में क्या? बाईजू ने पूछा। चून की पढ़ाई कोई विकल्प नहीं है, तो निश्चित रूप से मार्शल आर्ट सीखने का कोई न कोई अवसर अवश्य होगा। मार्शल आर्ट सीखना पढ़ाई से भी कठिन है। लिन बेईफान ने कहा, पढ़ाई के लिए जब तक किसी के पास सामान्य मस्तिष्क है, तब तक वह इसे जारी रख सकता है। लेकिन मार्शल आर्ट के लिए सिर्फ स्वस्थ शरीर होना ही पर्याप्त नहीं है, आपको सही शारीरिक संरचना की भी आवश्यकता होती है। अगर आपके पास यह है, तो आपके पास यह है, अगर नहीं है, तो नहीं है। अगर आप में शारीरिक गठन और प्रतिभा की कमी है, तो भले ही आप मार्शल आर्ट सीखना चाहें, यह मुश्किल है। ये कुछ ऐसा है जो जन्म से ही तय हो जाता है, कुछ ऐसा जो आप चाहे जितना भीख मांग लें, प्राप्त नहीं कर सकते। बाईजू, एक मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर आपको ये पता होना चाहिए। महाराज सही कह रहे हैं। मार्शल आर्ट सीखने के लिए व्यक्ति का शारीरिक गठन सही होना चाहिए, और इसे जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। मेरे गुरु ने एक बार कहा था कि एक योग्य उत्तराधिकारी की तलाश में उन्होंने 100 से अधिक देशों की यात्रा की और लाखों में से केवल 1 या 2 उपयुक्त व्यक्तियों का चयन किया। ऐसी प्रतिभा पाना बेहद मुश्किल है। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन बेईफान ने सिर हिलाया। हाँ, यह इतना मुश्किल है। 100 लोगों में से मार्शल आर्ट के लिए प्रतिभा वाले एक को ढूंढना पहले से ही अच्छा है। भिखारियों के बीच ये और भी दुर्लभ है। उनमें से अधिकांश पहले से ही मार्शल आर्ट सीखने का सबसे अच्छा समय खो चुके हैं, उनकी हड्डियां जम चुकी हैं, और भले ही उनके पास मार्शल आर्ट के लिए योग्यता हो, वे इसे कुछ भी महत्वपूर्ण रूप में विकसित नहीं कर सकते हैं। मार्शल आर्ट के लिए प्रतिभा होना ही पर्याप्त नहीं है, आपको कौशल सिखाने के लिए एक गुरु भी ढूंढना होगा। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो कोई आपको क्यों सिखाएगा? जब तक कि आप 10,000 में से एक न हो, एक साधना प्रतिभावान न हो, तभी कोई अपवाद बनाकर आपको अपने संरक्षण में ले सकता है। इसके अलावा मार्शल आर्ट सीखने की प्रक्रिया के दौरान खर्च अपरिहार्य हैं। शरीर को मजबूत बनाने के लिए पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए अक्सर मांस खाना चाहिए। मार्शल आर्ट अभ्यास से चोट लगने का खतरा रहता है, इसलिए आपको अपने शरीर को पोषण देने के लिए बहुत सारी औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने की भी जरूरत होती है, अन्यथा आप समस्याओं से घिरे रहेंगे। पढ़ाई के मुकाबले खर्च बहुत ज्यादा है, और यह कहावत बेवजह नहीं है कि गरीब पढ़ाई करते हैं जबकि अमीर मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं। भिखारियों के लिए ये सब बहुत मुश्किल है। उनके पास भिखारी बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन क्या वे वाकई दूसरों से कमतर हैं? लिन बेईफान ने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। भले ही वे दूसरे या तीसरे बैग शिष्य ही क्यों न हो, वे हजारों भिखारियों के बीच से निकले हैं।
उनमें निश्चित रूप से क्षमता है, उनके पास जो कमी है वह है केवल अवसर। और मैं उन्हें वह अवसर दूंगा। बाईजू ने सिर हिलाया। महाराज, बुद्धिमानी की बात कह रहे हैं। दरअसल जब सब कुछ कहा और किया जाता है तो अधिकांश भिखारियों के लिए भरपेट खाना खा पाना ही संतुष्ट होने के लिए पर्याप्त है। अगर उनके पास रहने के लिए घर हो, एक स्थिर नौकरी हो, तो ये जीवन का शिखर होगा। अगर उन्हें पत्नी भी मिल जाए और कुछ बच्चे भी हों तो उनका जीवन पूर्ण हो जाएगा और वे अपने माता पिता और पूर्वजों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। भिखारी संप्रदाय इनमें से कुछ भी प्रदान नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित रूप से मैं कर सकता हूँ। जब तक वे आने की हिम्मत करते हैं उन्हें गरीबी से बचने का अवसर मिलेगा। जब तक वे लड़ने और जोखिम उठाने की हिम्मत करते हैं उन्हें बाहर खड़े होने का मौका मिलेगा। क्या ये जीवन भर भिखारी रहने से बेहतर नहीं है? जब लिन बेईफान ने बातचीत की उस समय एल्डरलाई पहले ही शाही महल छोड़ चुके थे। बाहर उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे भिखारी संप्रदाय के शिष्यों ने एल्डरलाई को सुरक्षित बाहर निकलते देखा और उत्साह से उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। बड़े, तुम अंततः बाहर आ गए, मैं बहुत चिंतित था। हम इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, मैं अभी वहां पहुंचने ही वाला था। बड़े, क्या महान जिया सम्राट ने आपको कठिन समय दिया था? हमें बताओ और हम उससे निपटने के लिए भिखारी संप्रदाय के शिष्यों को इकट्ठा करेंगे। चिंतित भीड़ को देखते हुए एल्डरलाई ने एक जबरदस्ती मुस्कुराहट बिखेरी। सभी लोग निश्चिंत रहें, महान जिया सम्राट ने मुझे परेशान नहीं किया। उन्होंने मुझे केवल नदियों और झीलों के मामलों पर बात करने के लिए बुलाया था। अब सब कुछ ठीक है, चलो वापस चलते हैं। ठीक है, अब वापस चलते हैं। उन्होंने अस्थायी रूप से रहने के लिए एक जीर्ण शीर्ण परित्यक्त मकान ढूंढा और फिर लोगों को भोजन मांगने के लिए बाहर भेजा। आधे घंटे से भी कम समय में वे सभी वापस लौट आए। उनका मिशन सफल हो गया। वे भीख मांगने के लिए जिन कटोरों का इस्तेमाल करते थे वे भोजन से इतने भरे होते थे कि वे उसे पूरा नहीं खा पाते थे। कुछ कटोरों में तो मांस भी काफी मात्रा में होता था, जिसे देखकर भिखारी संप्रदाय के अनुयायियों के मुंह में पानी आ जाता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। आजकल ग्रेट जिया में बहुत से लोग गरीबी से बाहर निकल आए हैं और उनके पास बहुत सारी भौतिक संपत्ति है, इसलिए हर कोई बहुत दानशील है। जो लोग थोड़ा ज्यादा दे सकते हैं वे ऐसा करते हैं, ये तर्क देते हुए कि अतिरिक्त दान घर पर ही बर्बाद हो जाएगा। आज रात शानदार भोजन का आनंद लेने के बाद वे जल्दी आराम करने चले गए। हालांकि भिखारी संप्रदाय के शिष्य सो नहीं सके, उनका मन पहले ही बाहर भटक चुका था। ग्रेट जिया वास्तव में एक ऐसी भूमि थी जहां हर जगह सोना था। जब तक कोई कड़ी मेहनत करने को तैयार था तब तक अमीर बनने का मौका था। पैसा कमाएं, घर खरीदें, पत्नी पाएं और यहां तक कि परिवार को आगे बढ़ाने के लिए बच्चे भी पैदा करें, जीवन के शिखर पर पहुंचें। क्या ये जीवन भर भिखारी बने रहने से बेहतर नहीं है? अतीत में अवसर के बिना यह एक बात थी, लेकिन अब उनके पास स्पष्ट रूप से एक मौका था। जब तक कोई काम करने को तैयार है भोजन और कपड़े की समस्या हल हो सकती है। जब तक कोई कड़ी मेहनत करता है तब तक ऊंचाइयों तक पहुंचने का मौका मौजूद रहता है। एरदानजी, जो कभी उनके जैसे ही थे, अब समृद्ध हो रहे थे। उनके पास वह सब कुछ था जो कोई चाह सकता था। कोई कारण नहीं था कि वे भी ऐसा न कर सकें। क्या मैं भी? उनके दिल बेचैनी से धड़कने लगे। एल्डरलाई भी इसी तरह विचलित थे। उनका मन लिन बेईफान द्वारा कहे गए शब्दों पर केंद्रित था। यह अच्छी बात है कि आप भिखारी संप्रदाय के प्रति वफादार हैं, लेकिन क्या आप उम्मीद करते हैं कि आपके अधीन रहने वाले भाई भी वैसी ही वफादारी रखेंगे? क्या आप चाहते हैं कि वे भूख और ठंड में आपके साथ चलें, आपके साथ कष्ट सहें? आप अपने स्वयं के भविष्य में देरी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने भाइयों के भविष्य में देरी नहीं कर सकते। तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? इनमें से प्रत्येक शब्द उसकी रीढ़ में चुभ रहा था, उसे पीड़ा दे रहा था। भिखारी संप्रदाय के एक बुजुर्ग के रूप में वह निश्चित रूप से चुपचाप खड़े होकर भिखारी संप्रदाय को बिखरते हुए नहीं देख सकते थे, और यह नहीं देख सकते थे कि जिन प्रतिभाओं को उन्होंने बड़ी मेहनत से पोषित किया था वे किसी अन्य देश की बाहों में चली जाएंगी। फिर भी वह भिक्षुक संप्रदाय के शिष्यों में एक भाई और वरिष्ठ भी थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक वरिष्ठ नागरिक के रूप में क्या आप उन्हें आपके साथ कष्ट सहते, भूख से मरते और ठंड से ठिठुरते हुए देखने के लिए तैयार होंगे? क्या आप उन्हें जीवन भर पैसा कमाने में असमर्थ, पत्नी खोजने में असमर्थ देखना चाहेंगे? क्या आप उन्हें पछतावे के साथ जाते हुए देखने को तैयार हैं? यह एक दुविधा है कि वफादारी या परोपकार में से किसे चुनें। इसके अलावा अब एक और मुद्दा है, अगर आप उन्हें रोकना भी चाहें तो क्या आप सचमुच उन्हें रोक सकते हैं? उनका दिल अब भिखारी संप्रदाय के साथ नहीं है, वे एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। क्या आप उन्हें जबरदस्ती रोक सकते हैं? आप उन्हें कुछ क्षण के लिए तो रख सकते हैं, लेकिन क्या आप उन्हें जीवन भर रख सकते हैं? अफसोस, ये कठिन है। इन विचारों को मन में रखते हुए एल्डरलाई ने एक रात बिना सोए बिताई। इसके बाद उन्होंने भिखारी संप्रदाय के विस्तार के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए ग्रेट जिया राजधानी शहर में 2 और दिन बिताए, लेकिन फिर भी वे भिखारी संप्रदाय के एक भी शिष्य को भर्ती करने में असमर्थ रहे। ये सिर्फ विकास की बात नहीं थी, एक भिखारी को ढूंढना भी अपने आप में मुश्किल था। हालांकि इसके कुछ लाभ भी थे। राजधानी शहर में उन्होंने इसकी समृद्धि और संपदा देखी, और साथ ही उन्होंने भाग्य को चुनौती देने और अपनी नियति बदलने के अवसर भी देखे।
यदि आप पेट भरकर खाना और पीना चाहते हैं तो ग्रेट ज़िया में आइए। यदि आप बड़े घर में रहना चाहते हैं तो ग्रेट ज़िया में आइए। यदि आप अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पैसा कमाना चाहते हैं तो ग्रेट ज़िया आइए। यदि आप पत्नी और बच्चे पाना चाहते हैं तो ग्रेट ज़िया आइए। यदि आप भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं तो ग्रेट ज़िया में आइए। ग्रेट ज़िया अवसरों से भरा हुआ है, हर जगह सोना है। जब तक आप आते हैं आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं और अच्छा खा सकते हैं और जल्दी से अपनी स्थिति में बढ़ सकते हैं। तारांकन 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 डैनी एन द्वारा प्रायोजित अध्याय 39/75 हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 151.2 गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 151.2 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 151.2 उस रात एल्डरलाई ने एक महत्वपूर्ण मामले की घोषणा करने के लिए सभी को इकट्ठा किया। ठीक है, ऐसा लगता है कि यहाँ हमारे कोई भाई नहीं हैं। ग्रेट ज़िया के पास हमारे भिखारी संप्रदाय के विकास के लिए ज़मीन नहीं है। इसलिए मैंने तय किया है कि हम कल ग्रेट ज़िया को छोड़कर घर वापस चले जाएंगे। भिखारी संप्रदाय के शिष्य हैरान रह गए और उसे समझाने के लिए बोलने लगे। बड़े साहब, आप इतनी जल्दी जा रहे हैं, चलो थोड़ा और खोज करते हैं, शायद हमें अभी भी कुछ और भाई मिल जाएं। बड़े साहब, चलो 2 दिन और रुकें। क्या आप नए साल तक यहीं रहना चाहते हैं? एल्डरलाई ने अनिच्छुक भिखारी संप्रदाय के शिष्यों के समूह को घूर कर देखा। बड़े साहब, हमारा यह मतलब नहीं था। भिखारी संप्रदाय के शिष्यों ने शर्मीली मुस्कान के साथ उत्तर दिया। एल्डरलाई ने गहरी सांस ली। दरअसल मैं समझ गया कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम बस ग्रेट ज़िया में रहना चाहते हो क्योंकि यहाँ तुम्हारे पास गरीबी से बचने और अपनी मनचाही जिंदगी जीने का मौका है न? भिखारी संप्रदाय के शिष्यों ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। मैं आपके विचारों को पूरी तरह समझता हूँ, बुजुर्ग ने कहा। तुम अपनी खुशी खुद तलाशना चाहते हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं कोई नासमझ आदमी नहीं हूँ। एल्डरलाई ने फिर से आह भरी और दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम ग्रेट ज़िया में रहना चाहते हो तो अभी चले जाओ। उस दरवाजे से बाहर निकल जाओ और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। बड़े साहब, सभी लोग आश्चर्य से ऊपर देखने लगे। क्या बड़े साहब सचमुच उन्हें रहने की इजाज़त दे रहे थे? क्या ये किसी प्रकार का मजाक था? एल्डरलाई ने सख्त चेहरे से कहा, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम अभी नहीं गए तो बाद में जाने के बारे में सोचना भी मत। बस शांति से मेरे साथ भिखारी संप्रदाय में वापस आ जाओ। भिखारी संप्रदाय के शिष्य एक दूसरे की ओर बहुत झिझकते हुए देखने लगे। उस समय भिखारी संप्रदाय के एक वृद्ध शिष्य ने आगे बढ़कर कहा, बड़े साहब, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार की 3 पीढ़ियों में इकलौता बेटा हूँ और मैं अपने वंश को अपने साथ खत्म नहीं होने देना चाहता। मरने से पहले मेरी माँ को सबसे बड़ा अफसोस ये था कि वह मुझे शादी करते और बच्चे पैदा करते नहीं देख सकी। इसलिए मुझे यहाँ रहना चाहिए ताकि मैं एक पत्नी ढूंढ सकूं और बच्चे पैदा कर सकूं। मुझे सच में बहुत अफसोस है। एड्स बाय पब फ्यूचर। ऐसा कहकर वह घुटनों के बल बैठ गया और जोर से 3 बार प्रणाम किया, फिर दृढ़तापूर्वक चला गया। पहले व्यक्ति के चले जाने के बाद दूसरा व्यक्ति, जो एक युवा भिखारी था, तुरंत बोला, एल्डर, मुझे भी आपको छोड़कर जाना होगा क्योंकि मैं बिना किसी अंत के कठिनाई भरा जीवन नहीं जीना चाहता। मैं अभी भी जवान हूँ, मैं दूसरों से अलग दिखना चाहता हूँ, मैं अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ और महान चीज़ें हासिल करना चाहता हूँ। मैं एक जनरल बनना चाहता हूँ और मैं एक पत्नी भी ढूंढना चाहता हूँ और कई बच्चे पैदा करना चाहता हूँ। इसलिए मैं सच में माफ़ी चाहता हूँ एल्डर, कृपया अपना ख्याल रखना। ये कहने के बाद वह भी घुटनों के बल बैठ गया और जोर से 3 बार प्रणाम किया, फिर मुड़कर चला गया। फिर तीसरा आया, चौथा, 5वां। सभी ने पहले अपनी अपनी कठिनाइयाँ साझा की, फिर 3 बार झुककर प्रणाम किया और फिर यहाँ से चले गए। एल्डरलाई उन्हें जाते हुए देखना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने सच्चे मन से उनकी भलाई की कामना की। अंततः वे सभी चले गए। एल्डरलाई ने खाली घर को देखा और हंसने लगे। ये हंसी कड़वाहट से भरी हुई थी। सब चले गए हो, ये बेहतर है। भिखारी संप्रदाय में जीवन भर भिखारी बने रहने से बेहतर है। तभी कोई दौड़ता हुआ वापस आया। एल्डरलाई की आंखें चमक उठीं और उन्होंने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। जियो हेई, तुम वापस आ गए हो। केवल तुम ही भिखारी संप्रदाय के प्रति सबसे अधिक वफादार हो। दूसरा व्यक्ति बहुत चौंक गया और बार बार हाथ हिलाने लगा। बड़े, कृपया गलत मत समझिए, मैं सिर्फ इसलिए वापस आया हूँ क्योंकि मैंने कुछ पीछे छोड़ दिया है। मैं बस अपना सामान लेकर चला जाऊंगा, ऐसा दिखावा करूंगा कि मैं कभी वापस ही नहीं आया। जमीन से एक पैकेट उठाकर वह तुरंत दरवाजे से बाहर भागा और पहले से भी अधिक तेजी से भाग रहा था। एल्डरलाई ने खून थूका, उफ,
एल्डर लाई भी खाली घर को देख रहे थे, उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और वे जोर से हंस रहे थे। ये स्पष्ट नहीं था कि वह हंस रहा था या रो रहा था। हालांकि उन्होंने कहा था कि वे अगली सुबह जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन एल्डर लाई नहीं गए। इसके बजाय वे छिप गए और चुपचाप भिखारी संप्रदाय के शिष्यों के पीछे चले गए। उन्हें उम्मीद से भरे न्यायालय में पंजीकरण करते देखना, उन्हें खनन करते और मकान बनाते देखना, उन्हें गर्मागर्म भोजन का आनंद लेते देखना, उनके चेहरों पर खिलती मुस्कान देखना। अंततः वह मन की शांति के साथ वहां से चला गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन्होंने तुरंत ग्रेट जिया को नहीं छोड़ा, बल्कि अपने कदम पीछे खींच लिए, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि भिखारी संप्रदाय के अन्य शिष्यों का क्या हाल है। अंत में उन्होंने पाया कि वे सभी अच्छा कर रहे थे, उस समय से भी बेहतर जब वे भिखारी संप्रदाय में थे। इस दौरान उनकी मुलाकात एक भिक्षुक संप्रदाय के शिष्य से भी हुई जो काफी समय पहले गायब हो गया था और चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। उसने देखा कि उस व्यक्ति की पत्नी ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था और नवजात शिशु को गोद में लिए हुए उस व्यक्ति के चेहरे पर एक गर्वित नए पिता की तरह आनंदित मुस्कान थी। एल्डर लाई ने मन ही मन कहा, शायद मेरा चुनाव सही था। वह उस संबंध को स्वीकार करने के लिए तो नहीं गया, लेकिन चुपके से कुछ चांदी के सिक्के छोड़ गया, इस उम्मीद में कि इससे दूसरे व्यक्ति को बेहतर जीवन जीने में मदद मिलेगी। अनजाने में ही वह ग्रेट जिया की सीमा पर पहुंच गया था। जब वह आया तो वहां 30 से अधिक लोग थे, लेकिन जब वह चला गया तो वहां केवल वही बचा था। एल्डर लाइस का मूड अत्यंत जटिल था। उसने आखिरी बार ग्रेट जिया की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया, कुछ नहीं कहा और फिर चला गया। हालांकि कुछ ही समय बाद जिया में घुसने वाले भिखारी संप्रदाय के शिष्यों की संख्या बढ़ गई थी। लिन बेईफान मन ही मन मुस्कुराया, उसकी योजना सफल हो गई थी। भिखारी संप्रदाय की प्रतिभाओं, मेरे कटोरे में आओ। मैं, सम्राट, सभी का स्वागत करता हूँ। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा है, मौसम भी धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है, सर्दी आने वाली है। चूंकि ग्रेट जिया बाहरी खतरों और आंतरिक कलह से मुक्त है, इसलिए राष्ट्र शांति और समृद्धि का आनंद लेता है और इसके लोग खुशी और संतोष में रहते हैं। हालांकि महान इमारत के आसपास के देश ग्रेट जू और ग्रेट शिया अभी भी भयंकर संघर्ष में उलझे हुए हैं। अब इन तीन राष्ट्रों के बीच महायुद्ध का अंततः निर्णय हो गया है। जैसी कि उम्मीद थी, ग्रेट जू ही जीत गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। ग्रेट जू के पास न केवल जबरदस्त सैन्य शक्ति थी बल्कि कई विशेषज्ञ भी थे। उसने पहले ही 2 देशों के 10 लाख सैनिकों की मित्र सेनाओं को हरा दिया था, उनकी सीमाओं का उल्लंघन किया था, उनके क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और जल्द ही उनकी राजधानी शहर तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार ग्रेट जिया के आसपास के देशों की क्षेत्रीय स्थिति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला था। इसके मद्देनजर लिन बेईफान ने शायद ही कभी अदालत की बैठक बुलाई और पूछा, माननीय मंत्रीगण, आपके क्या विचार हैं? चाई युलांग, ग्रैंड जनरल, खड़े हुए, सम्मानपूर्वक झुके और ऊंची आवाज में कहा, महाराज, हमें परिवर्तनों का निरीक्षण करना चाहिए और पहाड़ से बाघों की लड़ाई देखनी चाहिए। क्यों? लिन बेईफान ने फिर पूछा। क्योंकि चाहे वह ग्रेट जू हो, ग्रेट शे हो या ग्रेट जू, वे सभी हमारे ग्रेट जिया के दुश्मन हैं। चूंकि वे सभी दुश्मन हैं, इसलिए उन्हें लड़ने दो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है या हारता है, उनकी राष्ट्रीय शक्ति बहुत कमजोर हो जाएगी, जो हमारे देश के लिए फायदेमंद होगी। क्या आपको डर नहीं है कि महान जू द्वारा महान शे और महान जू का सफाया करने के बाद वे हमारे खिलाफ हो जाएंगे? डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा महान जिया पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया है। जनरल चाई ने गर्व से घोषणा की, हमारे महान जिया साम्राज्य की ताकत अब एक राजवंश के बराबर है। उस समय जब 3 देशों ने सेनाएं मिलाई थीं, तो वे हमारे सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। अब जब केवल एक ही बचा है, तो उनकी हिम्मत और भी कम हो गई है। महामहिम, यदि वे आते भी हैं, तो हमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास महान जू साम्राज्य के खिलाफ मजबूती से खड़े होने की ताकत है। महान जू हमारे महान जिया के लिए एक छोटा सा खतरा है ना? बस जनरलों तियानगोंग, डिगोंग और रेंगोंग को भेज दीजिए और वे ये सुनिश्चित कर देंगे कि दुश्मन को वापस लौटने का कोई मौका न मिले। एक के बाद एक चापलूसी का सिलसिला शुरू हो गया। लिन बेईफान खुशी से हंस पड़े, माननीय मंत्रीगण, बहुत बढ़िया कहा। अब हम चर्चा करते हैं कि हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे महान जिया को इस युद्ध में सबसे बड़ा लाभ मिले। मैं सभी को अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक के बाद एक वे बोलने लगे और अपनी राय व्यक्त करने लगे। कुछ लोगों ने क्षेत्र का विस्तार करने तथा 5 पूर्वोत्तर देशों पर पुनः अधिकार करने के लिए सेना तैनात करने का सुझाव दिया। अन्य लोगों ने ग्रेट जू के पास दूत भेजकर कर मांगने का प्रस्ताव रखा। ग्रेट जू की सेना के साथ मिलकर ग्रेट शे और ग्रेट जू देशों पर आक्रमण कर संसाधनों को लूटने के सुझाव भी दिए गए। हालांकि लिन बेईफान इन सुझावों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उसी समय युआन तियानगांग आगे बढ़ा। तारानकन, डैनी एन द्वारा प्रायोजित अध्याय 40/75। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 152.1।
गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 152.1 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 152.1। युआन तिआनगांग ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपके विनम्र सेवक के पास एक ऐसी रणनीति है जो हमारे महान जिया को सबसे बड़ा लाभ पहुंचा सकती है। लिन बेईफान ने हंसते हुए कहा, मंत्री युआन, आपकी योजना क्या है? जल्दी बोलो। युआन तिआनगांग ने हंसते हुए कहा, महाराज, इस समय तीनों राज्य युद्ध में हैं और हमारे महान शियास का रुख बेहद महत्वपूर्ण है। बिना किसी शर्त के ये कहा जा सकता है कि हम जिस भी पक्ष का समर्थन करेंगे वह निश्चित रूप से जीतेगा। तो एक ही समय में तीनों राज्यों से जबरन वसूली क्यों नहीं की गई? सब हैरान थे। एक ही समय में तीनों राज्यों को लूटना, यह युआन तिआनगांग सचमुच बड़ा सोचने का साहस करता है। हालांकि दूसरे पक्ष की बातें कुछ हद तक सही लग रही थीं। मुख्य बात तो क्रियान्वयन में थी। मंत्री जी, अपनी विधि विस्तार से समझाइए। हाँ महाराज, युआन तिआनगांग ने अपने मन में आए विचार साझा करते हुए बोलना शुरू किया। सुनने के बाद लिन बेईफान बहुत संतुष्ट थे। ये तरीका अच्छा है, लेकिन मांग थोड़ी मामूली है। इस बारे में क्या ख्याल है? मैंने तय किया है कि हम प्रत्येक देश से 10 मिलियन टेल की मांग करेंगे। 10 लाख टेल। हर कोई हैरान था। हे भगवान, महाराज ने सचमुच ऊंची कीमत मांगने का साहस किया है। यद्यपि ग्रेट शे, ग्रेट झू और ग्रेट जू सभी अपेक्षाकृत मजबूत राष्ट्रीय शक्ति वाले महान साम्राज्य हैं, फिर भी उनकी राष्ट्रीय राजकोषीय आय 10 मिलियन टेल तक भी नहीं पहुंच सकती है। शुरू से ही इतना कुछ मांगना क्या अपनी जड़ें खोदना नहीं है? महाराज, क्या यह मांगना थोड़ा ज्यादा नहीं है? मैं चिंतित हूं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वे निश्चित रूप से इसे वहन कर सकते हैं। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा। नागरिक और सैन्य अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और चून की महामहिम बोल चुके थे, वे केवल सहमति में सिर हिला सके। लिन बेईफान ने आगे कहा, ग्रेट शे और ग्रेट झू राज्यों के साथ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके राष्ट्र पतन के कगार पर हैं और उन्हें हमारी शर्तों पर सहमत होना चाहिए। हालांकि ग्रेट जू के साथ ऐसा नहीं है। ग्रेट जू किंगडम की शक्ति अपने चरम पर है और वे निश्चित रूप से आसानी से आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। इसके अलावा ग्रेट जू की यह यात्रा विशेष रूप से खतरनाक हो सकती है। आखिरकार मैंने उनके 2 दूतों को मार डाला है और ग्रेट जू सम्राट एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रतिशोध पर जोर देता है। वह प्रतिशोध की मांग कर सकता है। तो फिर मेरी ओर से यह यात्रा कौन करने को तैयार है? ये सुनकर अधिकारी एक दूसरे की ओर निराशा से देखने लगे तथा कोई भी कुछ नहीं बोला। आखिरकार चून की महामहिम ने उनके 2 दूतों को मार डाला था, इसलिए दूसरे पक्ष के लिए भी उसी तरह जवाब देना उचित था। अगर बातचीत विफल हो जाती तो संभव था कि बदले में उनमें से एक को मार दिया जाता। इसलिए वे सचमुच महान जू के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्हें डर था कि महान जू सम्राट उन्हें छीन न ले। युआन तिआनगांग ने जोर से कहा, महाराज, यह विनम्र सेवक ही था जिसने यह विचार प्रस्तावित किया था, इसलिए कृपया यह मामला मुझे सौंप दें। यह विनम्र सेवक मिशन को पूरा करने और बिना किसी नुकसान के लौटने में आश्वस्त है। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन बेईफान ने उसके आत्मविश्वास भरे व्यवहार को देखा और दूसरों की क्षमताओं को याद करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया, यह मामला मंत्री युआन को सौंपा जाएगा। आपके लौटने पर हम आपके इनाम पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा मैं पूरी यात्रा में आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हेंगहा जनरलों को भेजूंगा। धन्यवाद महाराज, युआन तिआनगांग ने जोर से कहा। सुबह की अदालती बैठक के बाद युआन तिआनगांग हेंगहा जनरलों के साथ महानशे साम्राज्य की ओर रवाना हुआ। बिजली की गति से यात्रा करते हुए वे केवल 3 दिनों में ग्रेटशे साम्राज्य के शाही महल में पहुंचे और ग्रेटशे के सम्राट से मिले। महानशे सम्राट को बहुत आश्चर्य हुआ। महान जिया ने वास्तव में इस समय एक दूत भेजा था। दूसरा पक्ष वास्तव में क्या योजना बना रहा था? महानशे सम्राट ने विचारों से भरे मन से पूछा, महान जिया की ओर से आपको कौन सा महत्वपूर्ण कार्य यहाँ लेकर आया है? युआन तिआनगांग ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और कहा, महानशे सम्राट, वर्तमान में महानशे, महानजू और महानजू के राष्ट्र संघर्ष में उलझे हुए हैं। महानशे और महानजू हार के बाद हार का सामना कर रहे हैं और स्थिति भयावह है। महामहिम बहुत चिंतित हैं और उन्होंने हमें आपके साथ एक जरूरी मामले पर चर्चा करने के लिए भेजा है। चर्चा हेतु कोई जरूरी मामला? महानशे सम्राट ने एक क्षण के लिए सोचा, उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने जल्दी से पूछा, क्या महान जिया महानजू का विरोध करने के लिए हमारे साथ शामिल होने के लिए सेना भेजने को तैयार है? यही एकमात्र संभावना थी जिसके बारे में वह सोच सकता था। अन्यथा महान जिया विशेष रूप से एक दूत क्यों भेजेगा? महानशे सम्राट का हृदय पहले से ही उत्साह से भरा हुआ था। जब तक ग्रेट जिया सेना भेजने के लिए तैयार है, वे निश्चित रूप से ग्रेट जू को हराने और विजय हासिल करने में सक्षम होंगे। हालांकि युआन तिआनगांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, महानशे सम्राट, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। हमारे सम्राट ने हमें आपको ये बताने के लिए यहाँ भेजा है कि वास्तव में महान जिया सेना भेजने की तैयारी कर रहा है, लेकिन महान जू पर हमला करने के लिए नहीं। इसके बजाय हम आपको, महानशे, साथ ही महान जू को निशाना बना रहे हैं।
महान सम्राट का चेहरा पूरी तरह बदल गया और दरबार में उपस्थित सभी नागरिक और सैन्य अधिकारियों के हाव भाव भी बदल गए। क्या महान जिया साम्राज्य वास्तव में उनके खिलाफ हमला करने की तैयारी कर रहा है? ये संभवतः सबसे बुरी खबर थी। वे महान जू के खिलाफ भी नहीं जीत सके तो वे संभवतः अधिक शक्तिशाली महान जिया को कैसे हरा सकते थे? क्या वे इन दोनों राष्ट्रों के गठबंधन के खिलाफ जीत पाएंगे? कोई भी कुछ नहीं बोला, लेकिन जवाब पहले से ही उनके दिल में था। महान सम्राट का चेहरा दबा हुआ क्रोध से काला पड़ गया और उसने कहा, क्या यह महान जिया का रुख है? मुझे संदेश मिल गया है, अब आप जा सकते हैं। वापस जाओ और महान जिया सम्राट से कहो कि मैं अंत तक चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। अंत तक सिविल और सैन्य अधिकारियों की पूरी अदालत एक स्वर में चिल्लाती रही, लड़ाई तो हारी पर मनोबल नहीं। भले ही वे ग्रेट जिया के खिलाफ नहीं जीत सकते थे, उन्हें अपनी आत्माओं को इकट्ठा करना था। युआन तिआनगांग ने हंसते हुए कहा, महान सम्राट और सभी सम्मानित अधिकारियों, जल्दी मत करो। हालांकि यह सच है कि ग्रेट जिया के पास ग्रेट शे और ग्रेट जू दोनों को अनुशासित करने का इरादा है, हमारे सम्राट दयालु हैं और आपको एक मौका देने को तैयार हैं। जब तक ग्रेट शे 10 मिलियन टेल चांदी का भुगतान करने को तैयार है, ग्रेट जिया अपने सैनिकों को वापस रखेगा। महान सम्राट ने गुस्से में अपना हाथ मेज पर पटक दिया और कहा, अहंकारी, तुम महान जिया बस स्थिति का फायदा उठा रहे हो, आग के बीच लूटपाट कर रहे हो। 10 मिलियन टेल चांदी, हमें इतनी चांदी कहाँ से मिलेगी? अगर हमारे पास होती भी तो मैं कभी सहमत नहीं होता। हम कभी सहमत नहीं होंगे। नागरिक और सैन्य अधिकारी एक स्वर में चिल्लाए। महान सम्राट, कृपया इस प्रस्ताव को इतनी दृढ़ता से अस्वीकार न करें। युआन तिआनगांग ने झुककर कहा, महान जू हमला करने की तैयारी कर रहा है और आप अपने सोने, चांदी और जवाहरात की रक्षा भी नहीं कर पाएंगे। महान जू के बजाय हमें महान जिया को लाभ पहुंचाना बेहतर है। महान सम्राट ने क्रोधित होकर कहा, भले ही मैं जलकर राख हो जाऊं, मैं तुम्हारे किसी भी देश को लाभ नहीं होने दूंगा। अफसोस की बात है, युआन तिआनगांग ने निराशा से कहा, पहले तो हमारे सम्राट ने कहा था कि 10 मिलियन टेल के बदले में वे आपके शाही परिवार की जान बख्श देंगे, लेकिन लगता है अब इसकी जरूरत नहीं रही। अब मैं विदा लेता हूं। रुको, तुमने अभी क्या कहा? महान सम्राट ने तत्काल पूछा, क्या आपने अभी कहा कि महान जिया हमारे शाही परिवार के जीवन को बख्शने को तैयार है? युआन तिआनगांग ने फिर सिर झुकाया, हाँ, हमारे सम्राट ने वादा किया है कि जब तक हमें पैसे मिलते रहेंगे वह आपके शाही परिवार के जीवन को बख्श देंगे। जब तक आप ग्रेट जिया में आते हैं आप आराम से रह सकते हैं और कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। हालांकि सम्राट की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, लेकिन वह तुरंत छिप गई। वह धीरे से बैठ गया, उसकी आवाज़ थोड़ी नर्म हो गई जब उसने कहा, क्या वह सचमुच हमारा अस्तित्व सुनिश्चित कर सकता है? राजा का वचन ही उसका बंधन होता है। यह महामहिम का पत्र आपके अवलोकन के लिए है, कृपया इसे देखें। इसे तुरंत यहाँ ले आओ। कुछ क्षण बाद लिन बेइफान द्वारा लिखे गए पत्र को पढ़ने के बाद महान सम्राट के चेहरे पर उतार चढ़ाव आ गया, जिससे उनकी आंतरिक उथल पुथल का पता चला। अब जब ग्रेट सेना लगातार हार का सामना कर रही थी तो ये कहा जा सकता था कि उनकी हार निश्चित थी। इसलिए उसे अपनी जान बचाने के लिए कोई रास्ता तलाशना पड़ा। उसके पास पहले से ही भागने की कई योजनाएं थीं, लेकिन फिर भी उसे लगा कि वे पर्याप्त सुरक्षित नहीं थीं। अब ग्रेट जिया ने उसे एक और विकल्प देते हुए शांति की पेशकश की थी। इन सोने चांदी के खजानों को, जो दूसरों के द्वारा छीन लिए जाने के लिए नियत थे, अपनी जान बचाने के लिए बदलना उसे उचित लगा। एकमात्र चिंता ये थी कि क्या सम्राट अपना वादा निभाएगा। गहन चिंतन के बाद उसे एहसास हुआ कि वह बहुत अधिक चिंता कर रहा था, क्योंकि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। यदि वह असहमत होता तो महान जिया सेना भेज देता और उसे तुरंत खत्म कर दिया जाता। यदि वह सहमत हो जाता तो ग्रेट जिया सेना नहीं भेजता, और यद्यपि वह अभी भी बर्बाद हो जाता, उसके पास एक अतिरिक्त रास्ता होता। साधारण लोग तो ये जानते हैं कि चुनाव कैसे करना है। हालांकि उन्होंने फिर भी एक सवाल पूछा, क्या आपका महान जिया वास्तव में अपने वादों का सम्मान करता है? महान सम्राट, आपको इस बारे में चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एड्स बाय पब फ्यूचर, युआन तिआनगांग ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा संप्रभु वह व्यक्ति है जो अपना वचन निभाता है। देखो कि ग्रेट जिया में अब कितने सम्राट रह रहे हैं, क्या वे सभी सुरक्षित और स्वस्थ नहीं हैं? महान सम्राट ने थोड़ा सिर हिलाया। यह कोई रहस्य नहीं था। असल में हर कोई यह जानता था। ग्रेट जिया अब 5 भूतपूर्व सम्राटों का घर था। वे एक बार एक दूसरे से मौत तक लड़ चुके थे, लेकिन अब वे सभी एक साथ इकट्ठे हुए थे, भोजन पे और मौज मस्ती का आनंद ले रहे थे। यद्यपि अब उनके पास पहले जैसी शक्ति नहीं रही, फिर भी उनकी स्थिति और धन संपत्ति बनी रही, जिससे वे सम्मान और आराम का जीवन जी सके। ये ठीक इसलिए था क्योंकि वह इन मामलों को समझता था। इसलिए जब महान जिया सम्राट ने ये शर्त प्रस्तावित की तो वह हिचकिचाया। सच कहें तो उसे लगा कि अगर उसे भागने की जरूरत पड़ी तो ग्रेट जिया एक अच्छा स्थान होगा। बहुत विचार विमर्श के बाद अंततः उन्होंने कहा, कोई आए, राष्ट्रीय खजाने में मौजूद सोने, चांदी और जवाहरात की गिनती करे और उन्हें ग्रेट जिया के पास भेज दे। अधिकारीगण तुरंत चौंक गए और चिंतित होकर बोलने लगे, महाराज, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।
राष्ट्रीय खजाना हमारे राष्ट्र की नींव है, इसका उपयोग हल्के ढंग से नहीं किया जाना चाहिए और निश्चित रूप से इसे ग्रेट को नहीं दिया जाना चाहिए। ग्रेट एक दुश्मन राज्य है, उनके शब्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कृपया पुनर्विचार करें, महामहिम, आवेग में आकर कार्य न करें। महान शी सम्राट क्रोधित हो गए। महान जिया के शब्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या आपके शब्दों पर भरोसा किया जा सकता है? यह मत सोचो कि मैं इस बात से अनजान हूं कि आप में से कई लोगों ने पहले से ही अपने भागने के रास्ते सुरक्षित कर लिए हैं, किसी भी क्षण भागने के लिए तैयार हैं। मैं भी जीना चाहता हूं, इसमें क्या गलत है? अधिकारी शर्म से लाल हो गए, क्योंकि उन्होंने भागने के लिए रास्ते तैयार कर लिए थे। इस युग में युद्ध अक्सर होते थे और राज्यों का परिवर्तन आम बात थी, इसलिए नागरिक और सैन्य अधिकारियों की वफादारी बहुत कम थी। वे इस सम्राट की सेवा कर सकते थे या किसी अन्य की भी। परिस्थिति प्रतिकूल देखकर तुरंत भाग निकलें, जीवित रहना सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब ग्रेट शिप पतन के कगार पर है, वे निश्चित रूप से भाग जाएंगे। वे इसे मौत तक साथ नहीं दे सकते, है न? महान शी सम्राट ने दहाड़ते हुए कहा, अब मैं अभी भी महान शी का सम्राट हूं और यह मेरा वचन ही कानून है। मैं अब कानून बना रहा हूं, अगर तुम में से किसी ने एक और शब्द बोला तो मैं उसका सिर काट दूंगा। अधिकारी एक दूसरे की ओर देखने लगे और अंत में कोई भी फिर नहीं बोला। राजस्व मंत्रालय के मंत्री ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ आगे आकर कहा, लेकिन महाराज, राष्ट्रीय खजाने में इतना सोना, चांदी और जवाहरात नहीं है। क्या वहां नहीं है? बादशाह की निगाहें तेज हो गईं। तो फिर संपत्ति जब्त कर लो। जिसके परिवार में पैसे हैं उनसे जब्त कर लो, जिसके पास पैसे हैं उनसे जब्त कर लो। हमें कुल मिलाकर 1 करोड़ टेल इकट्ठा करने हैं। हाँ महाराज। अधिकारी डर से कांप उठे। तारांकन तारांकन तारांकन। लासिन द्वारा प्रायोजित अध्याय 41/75 हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 152.2। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 152.2 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 152.2। इसके बाद युआन तियानगांग महान झू के पास गया और उसने भी वही किया जिससे उसे 10 मिलियन टेल की अतिरिक्त कमाई हुई। फिर वह महान जू साम्राज्य के लिए रवाना हुआ। रास्ते में हेंग हा जनरलों ने युआन तियानगांग के साथ बातचीत की। हेंग जनरल ने प्रशंसा के साथ कहा, आप पहले की तरह ही दुर्जय हैं, सिर्फ कुछ शब्दों से 10 मिलियन टेल कमाए। इतनी बड़ी उपलब्धि, महामहिम, हमारे लौटने पर आपको जरूर इनाम देंगे। जनरल ने कहा, वास्तव में आपकी योग्यता के साथ दुनिया में कोई भी आपसे मेल नहीं खा सकता है। युआन तियानगंग ने अपना सिर हिलाया और हंसा, मेरी चापलूसी करना बंद करो। यह मेरी महानता नहीं, बल्कि महामहिम की महानता है। यह महामहिम ही है जिन्होंने एक राजवंश के बराबर एक महान साम्राज्य का निर्माण किया है, इसलिए हम अन्य देशों को विस्मित कर सकते हैं। इसलिए हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महामहिम की प्रतिष्ठा का उपयोग कर सकते हैं। अन्यथा यदि यह कोई और होता तो उनका वही प्रभाव नहीं होता। ये सच है, आप दुर्जय हैं और महामहिम भी। हेंग जनरल ने कुछ चिंता के साथ कहा, ग्रेट शे और ग्रेट जू को तो संभाला जा सकता है, लेकिन आने वाले ग्रेट जू से निपटना इतना आसान नहीं होगा। मैंने सुना है कि ग्रेट जू सम्राट न केवल शक्तिशाली है, बल्कि जिद्दी और मनमौजी भी है। वह शायद धमकियों को हल्के में न ले और हम पर हमला भी कर सकता है। युआन तियानगंग ने सिर हिलाया, तार्किक रूप से कहें तो वह वास्तव में इस तरह से कार्य करेगा। ठीक इसी तरह से वह उस समय सत्ता में आया था, मूल ग्रेटजू शाही परिवार का वध करके और फिर खुद पीले वस्त्र धारण करके। हमारी यात्रा खतरों से भरी है, हम केवल बल से ही जवाब दे सकते हैं और जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो, हमें हर कीमत पर आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। हाँ, जनरल ने दृढ़ भाव से घोषणा की। दूसरे व्यक्ति ने सहमति में जोर से सिर हिलाया। युआन तियानगांग ने विश्वास के साथ कहा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमारी यात्रा निश्चित रूप से सुरक्षित होगी। आश्चर्य तो होगा लेकिन कोई वास्तविक खतरा नहीं होगा। पलक झपकते ही वे महान जू साम्राज्य में पहुंच गए। युआन तियानगांग ने महान जू सम्राट को देखने के लिए महल में प्रवेश किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। महान जू सम्राट को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि महान जिया ने दूत भेजे थे, विशेष रूप से इस समय। क्या ऐसा हो सकता है कि महान जिया 3 राज्यों के युद्ध में हस्तक्षेप करने की तैयारी कर रहा था? अब युद्ध के परिणाम को प्रभावित करने वाली एकमात्र शक्ति ग्रेट जिया थी। वे जिस भी पक्ष का समर्थन करते वह विजयी होता। उनमें से सबसे अधिक संभावना ये थी कि वे महान शी और महान जू साम्राज्यों का पक्ष लेंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा खतरा ग्रेट जिया, उनका अपना ग्रेट जू साम्राज्य था। एक बार ग्रेट शे और ग्रेट जू पर कब्जा हो जाने के बाद उनकी राष्ट्रीय शक्ति बढ़ जाएगी, जो ग्रेट जिया के लिए और भी बड़ा खतरा बन जाएगी।
इसलिए वे महान जू के खिलाफ जांच बनाने के लिए केवल महान शे और महान झू राष्ट्रों का ही समर्थन कर सकते हैं। ये क्षण कदम उठाने के लिए बहुत उपयुक्त है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे महान जू को अपने सभी पिछले प्रयास खोने पड़ें? महान जू सम्राट का दिल अनिच्छा और चिंता से भर गया, लेकिन उसका चेहरा भावहीन रहा क्योंकि उसने कहा, महान जिया ने आपको यहाँ भेजा है, क्या बात है? युआन तिआनगंग ने दूसरे की आंखों में देखा, मुस्कुराते हुए अपने हाथ जोड़े और कहा, महान जू सम्राट, हमारे इरादे आप पहले ही अनुमान लगा चुके होंगे। त्रिराष्ट्र युद्ध में स्थिति अब स्पष्ट है। महान शे और महान झू दोनों हार के बाद हार का सामना कर रहे हैं। हमारा महान जिया महान शे और महान झू से निकटता से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम महान जू के खिलाफ अभियान के लिए सेना भेजने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उसने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था, लेकिन दूसरे पक्ष को जोर से यह कहते हुए सुनकर महान जू सम्राट का दिल बैठ गया। महान जिया वास्तव में उनके खिलाफ सेना भेजने जा रहा है। ग्रेट जिया द्वारा सेना भेजे जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि वे इस युद्ध में हार जाएंगे। हालांकि उसकी आत्मा अडिग रहती है और वह जोर से बोलता है, तो फिर लड़ो। क्या तुम सोचते हो कि मैं, सम्राट, तुमसे डरूंगा? मेरा मूड ठीक नहीं है, मेहमानों को बाहर निकालो। महान जू सम्राट, कृपया जल्दबाजी न करें, मुझे अभी भी कुछ कहना है। युआन तिआनगंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें और क्या कहना है? महान जू सम्राट ने गंभीरता से पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर, जैसा कि कहा जाता है, स्वर्ग सभी जीवन को महत्व देता है और हमारा संप्रभु दयालु है, अनावश्यक वध नहीं करना चाहता। इसलिए हम महान जिया महान जू को एक मौका दे रहे हैं। जब तक आप 10 मिलियन टेल चांदी का भुगतान करने को तैयार हैं, महान जिया बिल्कुल भी सेना नहीं भेजेगा। भले ही आप महान शे और महान झू का सफाया कर दें, फिर भी हम सेना नहीं भेजेंगे। हे भगवान, तुम, महान जिया, वास्तव में मुझसे, सम्राट से जबरन वसूली करने की हिम्मत कर रहे हो। मैं कभी सहमत नहीं होऊंगा। महान जू सम्राट ने गुस्से में कहा। ये भी मत बताइए कि उसके पास 10 मिलियन है या नहीं, अगर होते भी तो वह सहमत नहीं होता। ये सिर्फ राष्ट्र की नींव के बारे में नहीं है, यह उसके अपने चेहरे के बारे में है। एक मजबूत आदमी की गरिमा। यदि वह 10 मिलियन टेल खर्च कर दे तो निश्चित रूप से उसकी प्रतिष्ठा गिर जाएगी और लोग उसकी खिल्ली उड़ाएंगे। वह अपनी गरिमा से समझौता करने की अपेक्षा अपनी सारी सेना और घोड़े खोना अधिक पसंद करेगा। महान जू सम्राट, क्या आप पुनर्विचार नहीं करेंगे? युआन तिआनगंग ने पूछा। महान जू सम्राट ने हाथ हिलाकर कहा, इस पर आगे विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से मना करता हूँ। मैं अभी बहुत बुरे मूड में हूँ। पहरेदारों, उन्हें ले जाओ और उनका सिर काटकर मेरा गुस्सा निकालो। जैसे ही आपकी आज्ञा हुई, महाराज। शाही रक्षकों ने मोर्चा संभाल लिया और कई इनेट विशेषज्ञों ने उन्हें घेर लिया। युआन तिआनगांग ने अपना दाहिना हाथ उठाया। रुको, क्या आपके पास कोई अंतिम शब्द हैं? उन्हें अभी बोलें। महान जू सम्राट, जल्दबाजी में काम मत करो। युआन तिआनगांग ने एक उदासीन मुस्कान के साथ कहा, हमारे जाने से पहले महामहिम ने कहा था कि यदि वे हमें 3 दिनों में वापस नहीं आते हैं तो वे वरिष्ठ तलवार एल्डर को आपको महान जू में द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देने के लिए भेजेंगे। महान जू सम्राट क्रोधित हो गए। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? यह कोई धमकी नहीं है, केवल आत्मरक्षा है। एड्स बाय पब फ्यूचर। युआन तिआनगंग ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। इसके अलावा महामहिम ने यह भी उल्लेख किया कि सैनिकों को भेजने के दौरान किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए वह वरिष्ठ तलवार एल्डर को भी भेजेंगे। इसलिए कृपया महामहिम, इस पर विचार करें। महान जू साम्राज्य सम्राट को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल क्रोध से फटने वाला था। क्या यह एक भयानक धमकी नहीं है? जब तक मैं आपकी शर्तों से सहमत नहीं होता, आप तलवार एल्डर को भेज दें। संपूर्ण ग्रेट जिया में एकमात्र व्यक्ति जिससे वह डरता था वह था तलवार का बूढ़ा आदमी। प्रतिद्वंद्वी की ताकत उसके बराबर थी, लेकिन हाथ में दिव्य तलवार होने के कारण वह निश्चित रूप से उसे हरा सकता था। ग्रैंडमास्टर की ताकत के बिना उनसे मुकाबला करना बिल्कुल असंभव है। महान जू सम्राट का चेहरा बेहद भद्दा था क्योंकि उसने अपना हाथ खारिज करते हुए लहराया था, आप सभी अब जा सकते हैं। हाँ महाराज। विशेषज्ञों का समूह शीघ्रता से पहुंचा और उतनी ही शीघ्रता से चला गया। युआन तिआनगंग ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। महान जू सम्राट, हमारे महान जिया की शर्तों के बारे में क्या आपने सहमत होने का फैसला किया है या नहीं? कृपया तुरंत जवाब दें, क्योंकि मुझे महामहिम को सूचित करने के लिए वापस लौटना होगा। आखिरकार सैनिकों को जुटाना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत सारी तैयारियां करनी हैं। महान जू सम्राट ने स्पष्ट नाराजगी के साथ उत्तर दिया, आपके महान जिया की शर्तों के बारे में मैं उनसे सहमत हूं और मुझे आशा है कि आप अपना वादा निभाएंगे। इसके अलावा अपने सम्राट को एक संदेश दें, जो लोग बहुत अधिक अन्याय करते हैं वे अपना विनाश खुद ही लाएंगे। आपको बर्खास्त किया जाता है। जैसे ही उसने बर्खास्तगी के शब्द कहे, वह चला गया, क्योंकि वह उन तीनों को और अधिक देखना नहीं चाहता था। महाराज बुद्धिमान हैं, अब हमें विदा लेनी चाहिए। युआन तिआनगांग ने पुनः सिर झुकाया और विजयी भाव के साथ शाही महल से बाहर चला गया। तारांकन 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 लासिन द्वारा प्रायोजित अध्याय 42/75 हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन
संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 153.1 गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 153.1 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 153.1 शाही अध्ययन कक्ष में वापस लौटने के बाद महान जू सम्राट तुरंत क्रोधित हो गए। अरे यार, उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की। सिंहासन पर बैठने के बाद से मुझे कभी भी ऐसी धमकी नहीं मिली। बहुत बढ़िया ज़िया, जल्दी या बाद में मैं तुम्हारे साथ यह हिसाब चुका दूंगा। अगर मैं इसका बदला नहीं लूंगा तो मैं कसम खाता हूं कि मैं इंसान होने के लायक नहीं हूं। अध्ययन कक्ष में अव्यवस्था फैली हुई थी। कई फूलदान और किताबों की अलमारियां पूरी तरह से टूट चुकी थीं, फिर भी इससे गुस्सा शांत नहीं हुआ। आसपास के सभी अधिकारी डर से कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद जब महान जू सम्राट का क्रोध कुछ हद तक शांत हुआ तो अधिकारियों में से एक ने बोलने का साहस जुटाया। महाराज, क्या हम सचमुच महान ज़िया को शर्तें तय करने और 10 मिलियन टेल चांदी सौंपने देंगे? महान जू सम्राट ने जो क्रोध अभी तक दबाया था वह फिर से भड़क उठा और वह गुस्से से चिल्लाया, हम और क्या कर सकते हैं? मुझे बताओ, हम और क्या कर सकते हैं? अगर हम पैसे नहीं चुकाते हैं तो वे उस बूढ़े जानवर को दिव्य तलवार के साथ मेरे साथ हिसाब चुकता करने के लिए भेज देंगे। क्या तुम मेरे लिए खड़े हो सकते हो? क्या तुम कर सकते हो? अधिकारी को इतनी बुरी तरह डांटा गया कि वह पूरी तरह अपमानित होकर चुपचाप चला गया। अन्य अधिकारी तो और भी कम बोलने के इच्छुक थे। अराजक तोड़फोड़ के एक और दौर के बाद महान जू सम्राट ने एक बार फिर अपना गुस्सा निकाला। अपने सामने कांपते हुए अधिकारियों को देखकर उसने आह भरी और कहा, मेरे मंत्रीगण, जब हम पराजित हो जाएं तो हमें इस हार को कुछ समय के लिए सह लेना चाहिए। अधीरता बड़ी बड़ी योजनाओं को भी बर्बाद कर सकती है। लेकिन मेरे शब्दों पर ध्यान दें, एक दिन हम ग्रेट ज़िया को रौंद देंगे और अपने नुकसान की भरपाई 100 गुना 1000 गुना करके करेंगे। मैं ग्रेट ज़िया सम्राट की खाल उधेड़कर उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और सभी गद्दारों का सिर कलम कर दूंगा। वह दिन दूर नहीं होगा। महाराज, आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं, अधिकारियों ने ऊंची आवाज में कहा। अब हम 10 मिलियन टेल खो चुके हैं और हमारा राष्ट्रीय खजाना खाली हो चुका है। हमें सबसे पहले ग्रेट शे और ग्रेट जू से भरपाई करनी होगी। महान जू सम्राट ने जोर से घोषणा की। जनरल नानगोंग से कहो कि वह सेना को पूरी गति से आगे बढ़ाए, चाहे कितना भी नुकसान हो, चाहे कितना भी नुकसान हो। अगर जरूरत पड़ी तो मैं हस्तक्षेप करूंगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। सभी ने वैसा ही किया। अपने आदेश जारी करने के बाद महान जू सम्राट की सेना आगे बढ़ी और अपने रास्ते में पड़ने वाले शहरों और क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। कई इनिट मास्टर सहायता प्रदान करने के लिए अग्रिम पंक्ति में पहुंचे। महान शे और महान जू राष्ट्र खतरे के कगार पर खड़े होकर बड़ी मुश्किल से ही प्रतिरोध कर सके। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस महत्वपूर्ण क्षण में युआन तियानगांग 30 मिलियन टेल सोना, चांदी और जवाहरात लेकर लौटा। लिन बेइफान ने खजाने से भरी दर्जनों गाड़ियों को देखा और बहुत खुश हुआ। इन 30 लाख टेल सोने, चांदी और जवाहरात से राष्ट्रीय खजाना तुरंत भर गया। भले ही कई वर्षों तक कर एकत्र न किया जाए, फिर भी राष्ट्र निश्चित रूप से इसका सामना कर सकता है। लिन बेइफान ने बहुत प्रसन्न भाव से कहा, मंत्री जी, आपने इस मामले को बहुत अच्छे से संभाला है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अभी से मैं आपको 2 रैंक ऊपर कर रहा हूँ। जहाँ तक मौद्रिक इनाम की बात है तो बस एक गाड़ी को धक्का देकर घर वापस ले आओ। जो भी गाड़ी आपको पसंद हो उसे धक्का देकर ले जाओ, और अगर आप थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं तो कोई समस्या नहीं है। हाँ, आपके उदार इनाम के लिए धन्यवाद महामहिम। यह विनम्र सेवक मना करने की हिम्मत नहीं करेगा। युआन तियानगंग ने झुककर और मुस्कुराते हुए कहा। यद्यपि उसे धन संपत्ति में कोई रुचि नहीं थी, फिर भी यह महामहिम की ओर से एक पुरस्कार था। जब सम्राट देता है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, तभी सम्राट और उसकी प्रजा के बीच सामंजस्य स्थापित हो सकता है। लिन बेइफान ने हेंगहा जनरलों को भी उदारतापूर्वक पुरस्कृत किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे भी धन में रुचि नहीं रखते थे। इसलिए लिन बेइफान ने मौद्रिक पुरस्कारों के बदले पहाड़ों और समुद्रों से स्वादिष्ट व्यंजन और बढ़िया मदिराएं उनके घरों में भेजीं। आपकी असीम कृपा के लिए धन्यवाद। हेंगहा जनरल बहुत खुश थे। उस समय युआन तियानगांग ने झुककर कहा, महामहिम, इस विनम्र सेवक के पास धन की मांग के अलावा ग्रेट जू की यात्रा करने का एक और उद्देश्य था, और वह ये देखना था कि ग्रेट जू का सम्राट किस तरह का व्यक्ति है। मेरे विनम्र सेवक ने भविष्यवाणी की कला का इस्तेमाल किया है और भविष्यवाणी की है कि महान जू सम्राट एक महान भाग्य का व्यक्ति है। बहुत जल्द ही वह आगे बढ़ेगा, ग्रैंडमास्टर स्तर का व्यक्ति बनेगा और अपना खुद का राजवंश स्थापित करेगा। वह हमारे महान ज़िया के लिए एक दुर्जय दुश्मन है, हमें पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। लिन बेइफान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर वह आना चाहे तो उसे आने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वह आने की हिम्मत करता है तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसकी यात्रा एक तरफा हो। युआन तियानगंग ने अपना सिर उठाया, लिन बेइफान के आत्मविश्वास और शांत भाव को देखा और हंसा। महामहिम एक संप्रभु सितारा हैं जो पहले से ही अच्छी तरह से तैयार हैं।
आप निश्चित रूप से दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देंगे। ऐसा लगता है कि मैंने अनावश्यक रूप से चिंता की है। उस शाम लिन बेइफान बहुत खुश था और उसने सभी अधिकारियों के लिए एक भोज का आयोजन किया। इस बीच महान शे और महान झू राष्ट्र युद्ध के धुएं में घिर गए। महान झू सेना शक्तिशाली और शक्तिशाली थी, जो अपने मार्ग में आने वाले शहरों और भूमियों पर विजय प्राप्त कर रही थी। उनकी गति अजेय थी और कोई भी उनके मार्ग में खड़ा नहीं हो सकता था। महान शे साम्राज्य का आधे से अधिक हिस्सा पहले ही गिर चुका है और महान झू साम्राज्य की स्थिति भी ज़्यादा बेहतर नहीं है। ग्रेट शे का सम्राट घबरा गया है, वह पहले से ही भागने की तैयारी कर रहा है। सभी न्यायालय अधिकारियों के साथ भी यही स्थिति है। यहाँ तक कि सबसे निम्न प्राणी भी जीवन से चिपके रहते हैं, कोई भी महान शे के साथ मरना नहीं चाहता। जल्दी जल्दी जल्दी, यह मेरा सबसे प्रिय ग्लेज्ड कप है, इसे सावधानी से संभालो, समझे? अगर यह टूट गया तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगी। और यह जैड बुद्ध, इसके साथ सावधान रहें, इसे टुकड़े टुकड़े न करें। तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम तो इतना आसान काम भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब मुझे तुम्हें डांटना चाहिए। देर हो रही है, शहर के दरवाजे तुरंत खोलो और चलो चलें। इस समय महान शे सम्राट पहले से ही गाड़ी पर सवार हो चुके थे, भागने की तैयारी कर रहे थे और राजधानी शहर छोड़ने के लिए तैयार थे। उसके पीछे दर्जनों गाड़ियां चल रही थीं, जिनमें उसकी प्रिय रखेलें और बच्चे तथा भारी मात्रा में सोना, चांदी और जवाहरात लदे हुए थे। भले ही वह अब सम्राट न रह सके, लेकिन इन खजानों के साथ वह चिंतामुक्त जीवन जी सकता था। तभी एक सिपाही हौंफता हुआ अंदर आया। रिपोर्ट, जरूरी खबर। महान शे सम्राट ने अधीरता से अपनी गाड़ी के पर्दे पीछे खींचे और पूछा, क्या बात है? महामहिम को रिपोर्ट करें, बिलुओ शहर और त्यानहुआ शहर क्रमिक रूप से गिर गए हैं। महान झू सेना ने सुरक्षा को तोड़ दिया है और तेजी से आगे बढ़ रही है। 3 दिनों से भी कम समय में वे राजधानी शहर के तल पर होंगे। महान शे सम्राट बहुत घबरा गया। क्या मैंने जनरल हुआंग और अन्य लोगों को बिलुओ और त्यानहुआ की हर कीमत पर रक्षा करने का आदेश नहीं दिया था? कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वे इतनी जल्दी कैसे गिर गए? वे क्या कर रहे थे? बिलुओ शहर और त्यानहुआ शहर राजधानी शहर की ओर जाने वाली अंतिम रक्षा पंक्तियां थीं। ग्रेट ज़ू के सैनिकों को रोकने के लिए उसने शेष 300,000 सैनिकों और 5 इनेट विशेषज्ञों को भेजा। ऐसी ताकतों के साथ भले ही वे जीत ना पाते, उन्हें दुश्मन को 10 दिन से लेकर आधे महीने तक रोके रखने में सक्षम होना चाहिए था, जिससे उसे भागने का समय मिल जाता। लेकिन किसे पता था कि वे 2 दिन भी नहीं टिक पाएंगे। महामहिम को रिपोर्ट करें। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि महान झू सम्राट ने हस्तक्षेप किया था। वह बहुत शक्तिशाली था, अकेले ही जनरल हुआंग और अन्य लोगों का वध कर दिया। हमारे कमांडर के बिना हमारे सैनिक लाइन में नहीं टिक सकते थे। क्या महान झू सम्राट आ गए हैं? महान शे सम्राट का चेहरा बहुत गंभीर हो गया। महान झू सम्राट की ताकत पूरी दुनिया में जानी जाती थी। ग्रैंड मास्टर को छोड़कर कोई भी उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता था। उसके युद्ध में शामिल होने से यह सामान्य बात थी कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था टिक नहीं पाती। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे लोग जिए या मरें, उसे तो केवल अपनी ही जिंदगी की चिंता थी। महान झू सम्राट के आक्रमण के बाद क्या उसके पास अभी भी बचने का मौका था? सम्राट को अपने अंदर एक तीव्र संकट की लहर महसूस हुई और वह बेचैन होकर चिल्लाया, क्या हम तैयार हैं? हम चल पड़े हैं, अब यहाँ से चले जाओ, जल्दी से। महाराज, शहर के द्वार खुले हैं, हम किसी भी समय निकल सकते हैं। किसी ने उत्तर दिया। तो फिर चलो तुरंत प्रस्थान करें। महान शे सम्राट ने आदेश दिया, फिर एक पल सोचने के बाद कहा, हम महान जिया की ओर जा रहे हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ महाराज। दूसरी ओर महान झू सम्राट को जब ये पता चला कि महान झू सम्राट उसे मारने आ रहा है, तो वह भी उतना ही घबरा गया। वह एक निर्दयी सम्राट था जो हत्या करने से कतराता था, और इससे भी बदतर बात यह थी कि वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था और उसके तरीके क्रूर थे। उसके हाथों मरने वाले लोगों की संख्या नदी पार करने वाली काप मछलियों की तरह थी, जिसकी गिनती करना मुश्किल था। दुश्मन अपने सैनिकों को आक्रमण के लिए ले जा रहा है। महान झू साम्राज्य निश्चित रूप से टिक नहीं पाएगा। वर्तमान सम्राट के रूप में उसका अंत निकट हो सकता है। घबराहट में महान झू सम्राट ने कहा, वह राक्षस आ रहा है, देर करना बंद करो, चलो तुरंत चलें। उसी समय वह भी सोने, चांदी और जवाहरात से भरी एक गाड़ी पर सवार होकर भागने के लिए तैयार हो गया। महाराज, हम कहाँ जाएं? महान झू सम्राट का चेहरा अंधकार और बदलते भावों का मिश्रण था। पहले तो उसने भागने की कई योजनाएं बनाई थीं, लेकिन अब उनमें से कोई भी काम नहीं आ रही थी। क्योंकि महान झू सम्राट मारने के लिए आया है, वह शक्तिशाली और क्रूर है, किसी से भी बेजोड़ है। यदि वह किसी को मारने पर आमादा हो तो उसका बचना बहुत मुश्किल है। इन 1000 ली के भीतर ऐसा लगता है कि केवल महान जिया के तलवार बुजुर्ग ही महान झू सम्राट का सामना कर सकते हैं। ग्रेट जिया ने हमारा पैसा ले लिया है, चलो ग्रेट जिया के पास चलते हैं। हाँ महाराज। इस प्रकार जीवित रहने के लिए दोनों राष्ट्रों के सम्राटों ने पूर्व परामर्श के बिना ग्रेट जिया को चुना। 3 दिनों के बाद ग्रेट ज़ू की सेना अंततः ग्रेट शे की राजधानी शहर में पहुंची, जहां उन्होंने पाया कि शहर के द्वार खुले हुए थे। खोज के बाद किसी ने रिपोर्ट दी।
महाराज को खबर दीजिए कि महान शय सम्राट अपने शाही परिवार के सदस्यों के साथ पहले ही भाग चुके हैं। महान जू सम्राट शांत रहे, उस काया का भाग जाना जो मौत से डरता है बिल्कुल सामान्य बात है। क्या आप जानते हैं कि वह काया कुत्ता सम्राट कहाँ भाग गया है? महाराज को सूचित करें कि वे ग्रेट जिया की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, तुम सब राजधानी की रक्षा करो, अन्न और धन का हिसाब रखो, मैं जाकर उस कुत्ते का सिर लेकर आऊंगा। बोलने के बाद एक फुसफुसाहट के साथ वह आकाश में ऊपर चला गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। तारांकन 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 लासिन द्वारा प्रायोजित अध्याय 43/75 हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 153.2 गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 153.2 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 153.2 इसी समय भागते हुए महान शय सम्राट ने अपने दल को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जल्दी करो, महान जू की सेना हम पर आक्रमण करने वाली है। वह महान जू सम्राट एक निर्दयी हत्यारा है। यदि वह हमें पकड़ लेता है तो न केवल मेरी जान खतरे में होगी बल्कि आप सब भी बर्बाद हो जाएंगे। जितनी जल्दी हम ग्रेट जिया तक पहुंचेंगे उतनी जल्दी हम आराम कर सकेंगे। कोचवान ने कोड़ा फटकारते हुए व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया, महाराज, हम पहले से ही अपनी क्षमता के अनुसार तेजी से जा रहे हैं। अगर हम इससे भी तेज चले तो भले ही आप इसे सहन कर लें, लेकिन हमारे घोड़े इसे सहन नहीं कर पाएंगे। मुझे परवाह नहीं, बस इसे और तेज करो, महान शय सम्राट ने आग्रह किया। उसी समय उनके शाही रक्षक दल के नेता ने पुकारा, महाराज, एक विशाल कारवां तेजी से आ रहा है। महान शय सम्राट भय से पीला पड़ गया। क्या महान जू की सेना हमला करने आई है? महाराज, यह कोई सेना नहीं लगती। महान शय सम्राट ने पर्दा उठाया और देखा कि सचमुच एक बड़ा कारवां निकट आ रहा है। इस कारवां में कोई सैनिक नहीं था, लेकिन गाड़ियां असाधारण रूप से शानदार दिख रही थीं, जो अनेक जटिल सजावटों से सुसज्जित थीं। उन्होंने इन सजावटों को पहचाना। वे महान जू शाही परिवार के थे, केवल वे ही उनका उपयोग करने के हकदार थे। यदि कोई अन्य व्यक्ति इसका प्रयोग करता तो ये सीमा का अतिक्रमण माना जाता और इसके लिए सिर कलम कर दिया जाता। आलीशान गाड़ियों के इस जुलूस के बीच में एक ऐसी गाड़ी थी जो और भी ज्यादा आलीशान और शानदार थी। महान शय सम्राट ने एक नज़र में ही पहचान लिया कि यह महान जू सम्राट की गाड़ी थी। इसका नाम नौ ड्रैगन शुभ बादल गाड़ी था और केवल महान जू सम्राट ही इसमें सवारी करने के हकदार थे। महान शय सम्राट ने सोचा, तो यह महान जू शाही परिवार का काफिला है। क्या वे भी भाग गए हैं? उस समय नौ ड्रैगन शुभ बादल गाड़ी के अंदर से किसी ने महान शय सम्राट के काफिले को देखने के लिए पर्दा उठाया। वह भी गहरी सोच में था। इसके बाद दोनों ने एक अजीब सी मुस्कान साझा की और चुपचाप अपनी अपनी गाड़ियों में वापस चले गए और भागने की अपनी यात्रा जारी रखी। आधा घंटा बीत जाने के बाद दोनों काफिले अचानक रुक गए। महान शय सम्राट ने पर्दा उठाया और गुस्से से कहा, हम क्यों रुक गए? अगर हम महान जू की सेना द्वारा पकड़े गए तो क्या आप जिम्मेदारी उठा सकते हैं? महाराज, कृपया हमें क्षमा करें, आगे किसी ने रास्ता रोक रखा है, हमें रुकना पड़ा। एड्स बाय पब फ्यूचर। महान शय सम्राट और भी क्रोधित हो गए, कोई रास्ता रोक रहा है, आप उसे क्यों नहीं काट देते? महाराज, हम उसे नहीं काट सकते, ये व्यक्ति महान जू साम्राज्य का सम्राट प्रतीत होता है। क्या? महान शय सम्राट हैरान और पीला पड़ गया। क्या वह वास्तव में पकड़ा गया था? वह तुरंत आगे देखने के लिए झुका और उसने काफिले के सामने एक व्यक्ति को देखा। वह आदमी लंबा और प्रभावशाली था, उसके चेहरे पर उदासीन भाव और तीखी निगाहें थीं। यद्यपि वह दिखने में साधारण थे, परंतु उनमें एक ऐसी आभा थी जो दूसरों के लिए उनकी आंखों में देखना कठिन बना देती थी। यद्यपि महान शय सम्राट की मुलाकात महान जू साम्राज्य के सम्राट से कभी नहीं हुई थी, फिर भी दूसरों की पोशाक और आचरण को देखते हुए इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह महान जू सम्राट था। महान शय सम्राट इतना भयभीत हो गया कि उसका चेहरा राख जैसा हो गया, उसका दिल निराशा से भर गया। दूसरी गाड़ी में बैठे महान जू सम्राट भी उतने ही डरे हुए थे, उनका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। वे घबरा कर बोले, वह राक्षस हमें पकड़ चुका है, अब हम क्या करें? जल्दी करो, कुछ सोचो। आसपास के सभी लोग हंसने लगे, उनकी हंसी कड़वाहट से भरी हुई थी। दुश्मन आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, क्या योजना हो सकती है? अपना भाग्य स्वीकार करो। इस समय महान जू सम्राट ने सबसे पहले महान शय सम्राट की ओर देखा, फिर दूसरे काफिले की ओर देखा जहां महान जू सम्राट थे, और हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतनी तेज दौड़ते हुए आपने वास्तव में मुझे कड़ी खोज करने पर मजबूर कर दिया। सौभाग्य से स्वर्ग उन लोगों की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं, और आखिरकार मैंने आपको पा लिया है। ऐसा कहकर वह एक एक कदम आगे बढ़ गया। तुम क्या करना चाहते हो? महान शय सम्राट बोलते हुए कांप उठे। अपने कुत्ते की जान लेने के लिए और सभी खतरों को खत्म करने के लिए।
महान जू सम्राट ने निर्भीकता से कहा, तुम दोनों कायरों के लिए जो जीवन से चिपके रहते हैं और मृत्यु से डरते हैं, मेरे हाथों मरना एक सम्मान की बात है। ये सारा सोना और जवाहरात ले लो, बस हमें जीने का एक रास्ता दे दो प्लीज। महान जू सम्राट ने विनती की। वे सब आपके हैं। महान शिव सम्राट ने जोर से सिर हिलाया। तुम्हें मार देने से ये सब भी मेरे हो जाएंगे। महान जू सम्राट हंसे, इस तथ्य के सम्मान में कि हम दोनों सम्राट हैं, मैं आपको सम्मान के साथ मरने की अनुमति दूंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। कैसी गरिमा। महान जू सम्राट ने आशा की एक किरण के साथ पूछा। महान जू सम्राट ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, एक पूरी लाश। महान शिव और महान जू के सम्राट भय से पीले पड़ गए। उस समय महान जू साम्राज्य के एक जन्मजात गुरु ने घुटी हुई आवाज निकाली और अपनी तलवार खींची और जोर से दहाड़ते हुए आगे बढ़े, आप महामहिम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कृपान की हुई बहुत ठंडी थी और मारने का इरादा आसमान तक बढ़ गया। हालांकि सिर्फ एक ही हथेली के प्रहार से महान जू सम्राट ने अपने प्रतिद्वंद्वी को मार डाला था। इस दृश्य ने सभी को बहुत झकझोर दिया। अन्य इनेट पावरहाउस उस लाश को टुकड़े टुकड़े होते देख अपने शरीर में ठंड महसूस कर रहे थे और कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। उनमें से एक ने मौका पाकर भाग निकलने का प्रयास किया। महाराज, दुश्मन बहुत ताकतवर है, मैं आपसे केवल क्षमा मांग सकता हूँ। पहला भाग गया तो दूसरा भी भाग गया। महाराज, ये नीच सेनापति मरना नहीं चाहता, मैं पहले खिसक जाऊंगा। फिर तीसरा आया, चौथा आया। दोनों सम्राट जोर जोर से चिल्लाने लगे, भागो मत, तुम सब मेरे पास वापस आओ। मैंने तुम सबके साथ अच्छा व्यवहार किया है, यदि तुम्हें भागना ही है तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। महान जू सम्राट ने गर्जना की और फिर एक महान नरसंहार शुरू कर दिया, जिसमें सभी बचे हुए या भाग रहे इन्नेत स्वामियों को मार डाला गया, साथ ही अन्य अधिग्रहित क्षेत्र विशेषज्ञों को भी मार डाला गया, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा गया। अंत में दोनों देशों के केवल शाही परिवार ही बचे, साथ ही कुछ गैर खतरनाक नौकर भी बचे। ऐसा नहीं था कि वे भागना नहीं चाहते थे, बल्कि ऐसा था कि जो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे वे पहले ही मर चुके थे। वे जीवित रहना चाहते थे, भले ही इसका मतलब दयनीय स्थिति में रहना हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि महान जू सम्राट उनकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार नहीं था। खून से सने हाथों के साथ उनके सामने खड़े होकर उसने ठंडे स्वर में कहा, मेरा वचन 9 तिपाई जितना भारी है। मैंने तुम्हारे शरीर को बरकरार रखने का वादा किया था और मैं ऐसा ही करूंगा। शांति से जाओ। नहीं, कृपया हमें मत मारो, दोनों सम्राटों ने विनती की। महान जू सम्राट ने पहले ही अपना दाहिना हाथ उठा लिया था, लेकिन उस समय उनकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई, क्योंकि एक जलती हुई तलवार उसकी ओर उड़ रही थी। इस तलवार ने उसे सचमुच खतरे में महसूस कराया और महान जू सम्राट के पास उसके सामने खड़े व्यक्ति को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह तलवार को रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वह दर्जनों गज दूर उड़ गया, उसके हाथों पर लगा खून पूरी तरह से सूख गया। तलवार वापस उड़कर एक बूढ़े आदमी के हाथ में आ गिरी। मैं इन लोगों की रक्षा करूंगा, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। क्या आप महान जिया के तलवार बुजुर्ग हैं? महान जू सम्राट ने आश्चर्य और क्रोध में कहा। सचमुच, यह मैं ही हूँ, तलवार बुजुर्ग ने सिर हिलाया। महान जू सम्राट ने दहाड़ते हुए कहा, क्या तुम्हारे महान जिया ने मेरा पैसा नहीं लिया और इस मामले में हस्तक्षेप न करने के लिए सहमत नहीं हुए? तुम यहाँ क्यों आए हो? तलवार के बड़े ने शांत भाव से कहा, वास्तव में हम महान जिया ने आपका पैसा स्वीकार कर लिया है, लेकिन हमने महान जू और महान शी के शाही परिवारों से भी पैसा लिया है। हमारे समझौते के अनुसार हमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। महान जू सम्राट क्रोध से कांप उठा, कितना दुस्साहस है, तुम तीनों तरफ से ले रहे हो। आप जा सकते हैं। हम महान जिया के लोग महान शे और महान जू की परिस्थितियों से खुद को चिंतित नहीं करेंगे, लेकिन उनके जीवन को बख्शा जाना चाहिए। अन्यथा मेरे पास आपसे कुछ सलाह लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। तलवार के बड़े ने जुबानिक सियाओ तलवार को पकड़ते हुए धमकी दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महान जू सम्राट का दिल क्रोध से फटने वाला था। फिर धमकी दी गई। एक बार फिर उसे महान जिया द्वारा धमकी दी जा रही थी। बहुत बढ़िया जिया, आपकी बदमाशी बहुत ज्यादा है। महान जू सम्राट ने दोनों सम्राटों की ओर देखा, फिर तलवार के बड़े की ओर और राख जैसे चेहरे के साथ कहा, ठीक है, मैं इस बार उन्हें जाने दूंगा, लेकिन मैं इस ऋण को याद रखूंगा। अपनी गतिशीलता कौशल का प्रयोग करते हुए वह शीघ्रता से उस क्षेत्र से बाहर निकल गया। तलवारधारी बुजुर्ग ने अपनी तलवार म्यान में डाल ली। दोनों सम्राटों ने इस विपत्ति से बचने की खुशी में कहा, हम अंततः जीवित बच निकले हैं। तारांकन तारांकन तारांकन। लासिन द्वारा प्रायोजित अध्याय 44/75 हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मितलिस का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 154.1। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया।
सी 154.1 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 154.1। शुरू में तो उन्हें लगा कि वे सब बर्बाद हो गए हैं। हालांकि ग्रेट जिया के तलवार बुजुर्ग ने अप्रत्याशित रूप से हस्तक्षेप किया और उन्हें ग्रेट जू सम्राट के चंगुल से बचाया। ये कहना होगा कि पैसा अच्छी तरह से खर्च किया गया था। तलवारबाज ने अपनी तलवार वापस म्यान में रख ली, फिर मुड़कर दोनों सम्राटों से पूछा, महान जू सम्राट चले गए हैं, क्या अब आप इस बूढ़े आदमी का अनुसरण करते हुए वापस महान जिया के पास जाएंगे, या हम यहाँ से अलग हो जाएंगे और अपने अपने रास्ते पर चलेंगे? दोनों सम्राटों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक स्वर में कहा, महान जिया। यद्यपि महान जू सम्राट चले गए थे, फिर भी यह संभावना थी कि वह वापस आकर उन पर हमला कर उनकी जान ले लें। इस प्रकार उनके पास केवल एक ही विकल्प था, ग्रेट जिया। केवल ग्रेट जिया तक पहुंचकर ग्रेट जिया के संरक्षण में वे अपनी जान बचा सकते थे। तो फिर चलो चलें। शानदार गाड़ियों की 2 टीमें एक बार फिर रवाना हुईं। दूसरी ओर महान जू सम्राट एक गंभीर भाव के साथ महान से राजधानी शहर में लौट आया। महान जू सम्राट के चेहरे को देखकर सभी को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए किसी ने भी आवश्यकता से अधिक बोलने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप अपने कार्यों में लगे रहे। हालांकि महान जू सम्राट ने लोगों को आसानी से नहीं छोड़ा। महान से सम्राट के सिंहासन पर बैठकर वह जोर से बोला, राजधानी छोड़ने से पहले मैंने आप सभी को अनाज और कीमती सामान की सूची बनाने का आदेश दिया था। अब मुझे फसल के परिणाम बताओ और इसे जल्दी करो। जनरल नानगोंग ने कठोर चेहरे के साथ कहा, महाराज को रिपोर्ट करें, जब से हमने ग्रेट शी राजधानी शहर पर कब्जा किया है, हमने पूरे शहर की छानबीन करने के लिए लोगों को भेजा है, लेकिन पाया है कि राष्ट्रीय खजाना खाली है, आंतरिक मामलों का विभाग भी खाली है और राजकुमारों और मंत्रियों के घर भी खाली हैं। हमारी उपलब्धियां बहुत कम हैं। इस विनम्र सेवक को पता चला है कि पहले ग्रेट जिया ने ग्रेट शी से मिलने के लिए दूत भेजे थे और भारी मात्रा में धन उगाहने के लिए सैन्य कार्रवाई की धमकी दी थी। ग्रेट शी के सम्राट ने मान लिया और धन इकट्ठा करने के लिए सभी कीमती सामान खाली कर दिए। हमने बहुत कुछ प्राप्त नहीं किया है और मैं महाराज से क्षमा मांगता हूँ। ग्रेट जू के सम्राट को भी अभी अभी इस मामले के बारे में पता चला था, इसलिए उन्होंने सभी को दोष नहीं दिया। हालांकि इस पर विचार करने के बाद भी वह बहुत निराश महसूस कर रहा था। वह 2 राष्ट्रों पर विजय पाने के लिए बहुत आगे तक गया था और जब पुरस्कार प्राप्त करने का समय आया तो महान जिया ने उससे पहले ही विजय प्राप्त कर ली थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसी शिकायत कौन सहन कर सकता है? भले ही दूसरे लोग इसे सहन कर सकें या नहीं, लेकिन वह निश्चित रूप से इसे सहन नहीं कर सकता। महान जू सम्राट ने पहले ही एक गुप्त प्रतिज्ञा कर ली है कि जब वह ग्रैंड मास्टर बन जाएगा तो वह निश्चित रूप से महान जिया पर हमला करेगा। वह शहरों का विनाश करेगा और राष्ट्र को नष्ट कर देगा। ग्रेट जिया में ऊपर से नीचे तक सभी का वध कर देगा। विशेष रूप से सम्राट और तलवारबाज के कुत्ते को वह लिंचिक धीमी गति से काटना करके ये सुनिश्चित करेगा कि वे मर जाएं, उन्हें 1000 टुकड़ों में काट देगा। यदि खजाने नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन भोजन का क्या होगा? महान जू सम्राट ने चिल्लाकर कहा, वे सोना, चांदी और जवाहरात तो ले जा सकते हैं, लेकिन भोजन, जो इतना प्रचुर और पहाड़ों की तरह ढेर किया हुआ है, वे निश्चित रूप से सब कुछ नहीं ले जा सकते, है ना? महाराज को रिपोर्ट करें, भोजन अभी भी यहाँ है। हालांकि पिछले वर्षों की तुलना में ग्रेट शी की फसल भी कम हो गई है। जब तक भोजन सुरक्षित है। महान जू सम्राट को अपने दिल में राहत का एहसास हुआ। इस युद्ध में उनका सबसे बड़ा उद्देश्य खाद्य आपूर्ति था। यदि उन्होंने भोजन भी खो दिया होता तो वह सचमुच पागल हो गया होता। अब तुरंत सेना को इकट्ठा करो और भोजन को ग्रेट जू तक पहुंचाओ। जहां तक ग्रेट जिया के साथ हिसाब बराबर करने की बात है, हम इसे किसी और दिन निपटाएंगे। हाँ महाराज, भीड़ ने आदेश का पालन किया। इसके बाद ग्रेट जू की शक्तिशाली सेनाओं ने भोजन को भव्यतापूर्वक अपने देश में वापस पहुंचाया। दूसरी ओर महान शी सम्राट और महान जू सम्राट तलवारधारी बुजुर्ग का पीछा करते हुए महान जिया राजधानी शहर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात लिन बेईफान से हुई। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आप दोनों महामहिमों का ग्रेट जिया में अतिथि के रूप में स्वागत करते हुए बहुत प्रसन्न हूं। हालांकि हमने कई लड़ाइयां लड़ी हैं और मौत से जूझते रहे हैं, लेकिन आज वास्तव में पहली बार हम आमने सामने मिले हैं। दोनों सम्राटों ने थोड़ी घबराहट के साथ सुना। उन्हें डर था कि लिन बेईफान शरद ऋतु के बाद हिसाब बराबर कर लेगा और उन्होंने जल्दी से समझाया, महाराज, हम उस समय अज्ञानी और स्वार्थ में अंधे हो गए थे, जिसके कारण हमें ऐसे काम करने पड़े। अब पीछे मुड़कर देखने पर हमें बहुत पछतावा होता है और लगता है कि हम वाकई बेकार थे। महामहिम, हमने अपनी गलतियों को गहराई से पहचाना है। हम जानते हैं कि हम गलत थे और हम आपसे हमें क्षमा करने की उदारता की प्रार्थना करते हैं। लिन बेईफान ने उदारता से अपना हाथ हिलाया। निश्चिंत रहो, मैं कोई तुच्छ व्यक्ति नहीं हूँ। ये सब अतीत की बातें हैं, इन्हें भूल जाओ और सभी शिकायतें मिटा दो। दोनों सम्राट बहुत खुश हुए। धन्यवाद महाराज, लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप सुरक्षित हैं और मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। आप ग्रेट जिया में रहना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, यह आप पर निर्भर है। अगर आप ग्रेट जिया में रहते हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर आप ग्रेट जिया छोड़ते हैं तो मैं आपको अलविदा कहता हूं। महाराज, मैंने ग्रेट जिया में रहना चुना है।
महान शिव सम्राट ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। मैं भी। महान जू सम्राट ने उसका अनुसरण किया। उनके इनिट मास्टर्स और अन्य रक्षकों को पहले ही ग्रेट जू सम्राट द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जिससे उन्हें बिना किसी सुरक्षा बल के छोड़ दिया गया था। ग्रेट जिया को छोड़ने का मतलब मौत होगी, इसलिए वहां रहना ही बेहतर था। कम से कम यहाँ महान जू सम्राट उन्हें मारने की हिम्मत नहीं करेगा। महान जिया सम्राट 10 मिलियन टेल चांदी को ध्यान में रखते हुए उनका अतिरिक्त ध्यान भी रखते थे। लिन बेईफान ने हंसते हुए कहा, ग्रेट जिया में रहना इतना बुरा नहीं है। हमारा ग्रेट जिया बहुत बदल गया है। आप यहाँ अमीर जमींदार हो सकते हैं और जब तक आप अवैध गतिविधियों में शामिल नहीं होते, आप निश्चित रूप से बहुत आरामदायक जीवन जी सकते हैं। ये पर्याप्त नहीं है। महान शिव सम्राट ने उत्सुकता से कहा, महाराज, क्या आप मुझे कोई आधिकारिक उपाधि या शायद कोई महान पद दे सकते हैं? हाँ महाराज, क्या आप हमें भी कोई आधिकारिक पद दे सकते हैं? महान जू सम्राट भी उत्सुक थे। हालांकि उनके पास अपार धन था, लेकिन ग्रेट जिया में उनके पास शक्ति और स्थिति नहीं थी। वे सिर्फ आम लोग थे जिनका शोषण किया जा सकता था। चाहे उनके पास कितनी भी संपत्ति क्यों न हो, उसे छीना जा सकता था। इसलिए स्वयं की तथा अपने धन और परिवार की रक्षा के लिए उन्हें आधिकारिक पद अवश्य धारण करना चाहिए, और वह भी कोई भी पद नहीं, बल्कि उच्च पद वाले पद। तभी अन्य लोग उन्हें निशाना बनाने का साहस नहीं कर सकेंगे। लिन बेईफान ने हल्की मुस्कान बिखेरी। यह आपके योगदान पर निर्भर करेगा। जितना ज्यादा योगदान होगा, उतना ही उच्च आधिकारिक पद होगा। महान शिव सम्राट ने ऊंची आवाज में कहा, महाराज, मैं महान शिव से लाया गया सारा सोना, चांदी और जवाहरात आपको अर्पित करने को तैयार हूँ। इनका मूल्य कितना है? लिन बेईफान ने पूछा। लगभग 5 मिलियन टेल चांदी। अच्छा, मैं तुम्हें अर्ल की उपाधि दूंगा। लिन बेईफान ने ताली बजाते हुए घोषणा की। अर्ल? ग्रेट शिव सम्राट ने भौहें से कुढ़ी। जाहिर है कि वह इनाम से संतुष्ट नहीं थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। आपको पता होना चाहिए कि ग्रेट जिया में 5 सम्राट हैं और सभी ड्यूक हैं। वह एक छोटा सा अर्ल है, उनकी तुलना में बहुत ही हीन। वह जो कभी एक महान साम्राज्य का सम्राट था, वह दूसरों से पीछे कैसे रह सकता है? महाराज, क्या आपको इससे भी ऊंची उपाधि दी जा सकती है? लिन बेईफान ने अपना सिर हिलाया। नहीं, आपका योगदान केवल इतना ही मूल्यवान है। महान शिव सम्राट चिंतित हो गए, लेकिन अतीत में मो साम्राज्य, आन साम्राज्य और अन्य के सम्राटों ने केवल 5 मिलियन टेल चांदी का योगदान दिया था, तो वे ड्यूक कैसे बन पाए, जबकि मैं नहीं? क्योंकि अतीत में मेरा देश सिर्फ एक छोटा सा राज्य था, और एक छोटे से राज्य में ड्यूक की उपाधि के लिए 5 मिलियन टेल पर्याप्त थे। लेकिन अब हमारा ग्रेट जिया एक अर्ध राजवंश बन गया है, और स्वाभाविक रूप से हमारी स्थिति के साथ उपाधियों का मूल्य बढ़ गया है। आपको ये सिद्धांत समझना चाहिए, है न? महान शिव सम्राट स्वाभाविक रूप से समझ गए, लेकिन उनका दिल अभी भी कड़वाहट से भरा था। कुछ सोचने के बाद उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, महाराज, हमारे महान शिव के पास अभी भी एक खजाना छिपा हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 8 मिलियन टेल चांदी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या इन चांदी के टेल को ड्यूकडम के लिए बदला जा सकता है। अब उसके पास कुछ भी नहीं था और वापस आने की संभावना बहुत कम थी। वह खजाना उसके लिए मूलतः बेकार था। उसे अपने हाथों में सड़ने देने के बजाय उसने उसे ठोस लाभ के लिए बेचना बेहतर समझा। लिन बेईफान ने हंसते हुए कहा, यदि आप ये सब योगदान देते हैं तो मैं आपको ड्यूकडम प्रदान करूंगा। धन्यवाद महाराज, महान शिव सम्राट ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। उनके पीछे पीछे महान जू सम्राट ने कहा, महाराज, मैं महान जू से लाए गए सभी सोने, चांदी और जवाहरात को भी देने को तैयार हूं, जिनकी कीमत लगभग 4 मिलियन टेल चांदी है। इसके अलावा हमारे पास एक और खजाना है जिसकी कीमत लगभग 10 मिलियन टेल है, जिसे हम देने को भी तैयार हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसे ड्यूकडम के बदले में बदला जा सकता है। निस्संदेह तुमसे हो सकता है। इस प्रकार दोनों सम्राटों ने अपनी सारी संपत्ति सौंप दी और एक ही परिवर्तन में ग्रेट जिया में ड्यूक ऑफ शिव और ड्यूक ऑफ जू बन गए। यद्यपि उन्होंने अपनी संपत्ति खो दी थी, फिर भी उनकी स्थिति महान जिया के शिखर पर पहुंच गई थी। ड्यूक के पद के साथ उनके पास ग्रेट जिया में पनपने के लिए पर्याप्त प्रभाव था और कोई भी उन्हें धमकाने की हिम्मत नहीं करता था। और उनके 28 मिलियन टेल चांदी के योगदान से ग्रेट जिया का राष्ट्रीय खजाना और भी अधिक समृद्ध हो गया। इसके अलावा पहले से लूटी गई 30 मिलियन टेल चांदी भी शामिल है। लिन बेईफान के राष्ट्रीय खजाने में अब 80 मिलियन टेल चांदी जमा हो गई थी तथा हर जगह सोना और जवाहरात जमा थे। यहाँ तक कि राजवंशों में भी उनके समान धनी व्यक्ति बहुत कम हैं। तारांकन 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 लासिन द्वारा प्रायोजित अध्याय 45/75 हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 154.2 गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 154.2 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 154.2
डिंग, खिलाड़ियों की राष्ट्रीय शक्ति के विकास के कारण आपकी ताकत में भी समकालिक वृद्धि हुई है, जिससे आपको फ्लाइंग अमर क्षेत्र का इनाम मिला है। उड़ता अमर क्षेत्र तलवारबाजी की एक अवस्था है जो स्वर्गीय तलवार या राक्षसी तलवार क्षेत्र से किसी भी तरह से कमतर नहीं है। जब कोई खिलाड़ी इस क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह अपनी तलवार के साथ उड़ सकता है और अपनी इच्छानुसार विशाल दुनिया में घूम सकता है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में तलवार की तकनीक का प्रयोग करते समय हाथ में तलवार की शक्ति 30% बढ़ जाती है। यदि दुश्मन तलवार चलाता है तो वे इससे दब जाएंगे, जिससे उनकी शक्ति 30% कम हो जाएगी। एक और भयानक तलवार का साम्राज्य। लिन बेइफान ने समझने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। ये तलवार क्षेत्र काफ़ी विशेष है क्योंकि यह उड़ने की क्षमता प्रदान करता है। हालांकि ग्रैंडमास्टर भी उड़ सकता है, लेकिन यह उड़ान का लाभ उठाने के बारे में अधिक है, जैसे कि पत्तियों पर कदम रखना या हवा की सवारी करना। अंत में यह अभी भी मार्शल आर्ट के दायरे में एक आंदोलन कौशल है। लेकिन फ्लाइंग इम्मोर्टल का क्षेत्र अलग है। ये किसी को तलवार के साथ अमर तलवार की तरह उड़ने की अनुमति देता है तथा पर्यावरण से पूरी तरह अप्रभावित होकर इच्छानुसार ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसके अलावा इसकी गति बहुत तेज है, एक दिन में हजारों ली की दूरी तय कर लेती है तथा पृथ्वी के कोने भी इसकी पहुंच में हैं। ये निश्चित रूप से एक सर्वोच्च जीवन रक्षक तकनीक है, यहाँ तक कि एक महान ग्रैंडमास्टर भी इसे पकड़ने में सक्षम नहीं हो सकता है। लिन बेइफान बेहद उत्साहित था। इस दुनिया में कौन उड़ना नहीं चाहता? कौन अमर प्राणियों की तरह नहीं बनना चाहता? आकाश में विचरण करना, चंद्रमा को गले लगाना, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करना। अब अंततः उसे ऐसा करने का मौका मिला, और ये तलवारबाजी के माध्यम से था, जो कि बहुत ही अद्भुत था। हालांकि इस समय लिन बेइफान ने खुद को एक सवाल पर विचार करते हुए पाया। एम्पायर सैंडबॉक्स, अब मेरे पास 3 प्रकार के तलवार क्षेत्र हैं: स्वर्गीय तलवार क्षेत्र, राक्षसी तलवार क्षेत्र और वर्तमान उड़ान अमर क्षेत्र। अगर मैं इन तीनों क्षेत्रों में एक साथ प्रवेश करूं और तलवार की तकनीकें निष्पादित करूं तो क्या शक्ति होगी? एम्पायर सैंडबॉक्स ने उत्तर प्रदान किया, ये तीनों क्षेत्र एक दूसरे से संघर्ष नहीं करते। यदि आप एक ही समय में तीनों क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं तो आपकी तलवार तकनीक की शक्ति 90% बढ़ जाएगी। यदि आपका दुश्मन तलवार चलाता है तो उनकी ताकत 90% कम हो जाएगी। लिन बेइफान ने तेजी से ठंडी हवा का झोंका लिया। लानत है! शक्ति में 90% की वृद्धि, ये व्यावहारिक रूप से पतली हवा से किसी की ताकत को दोगुना करने जैसा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, उनकी वर्तमान ताकत पहले ही ग्रैंडमास्टर के शिखर तक पहुंच चुकी थी। यदि वह इन तीनों क्षेत्रों में से किसी में भी प्रवेश कर जाए तो उसकी शक्ति दोगुनी हो जाएगी और वह निश्चित रूप से एक महान ग्रैंडमास्टर के स्तर तक पहुंच जाएगा। और यदि वह जुबानजिया और तलवार चलाए तो युद्ध का परिणाम भविष्यवाणी करना कठिन होगा। मुख्य बात यह है कि भले ही वह जीत ना पाए, फिर भी वह भाग सकता है। आप एक मार्शल कलाकार, क्या आप संभवतः मेरी तलवार उड़ाने के साथ तालमेल रख सकते हैं? ये तो बस आयाम न्यूनीकरण का हमला है। यदि दुश्मन के पास भी तलवार हो तो लड़ने की कोई जरूरत नहीं, वे अपना गला ही काट लें। हे। तलवार चलाने की कला में निपुणता प्राप्त करने के बाद लिन बेइफान खुद को रोक नहीं सका। रात होने पर उसने सभी को दूर भेजने का बहाना बनाया। फिर उसने एम्पायर सैंडबॉक्स से एक तलवार निकाली और उस पर पैर रखते हुए वह आकाश में उड़ गया और रात के आकाश की ओर उड़ गया। कुछ ही क्षणों बाद वह हवा में 1000 झांग की ऊंचाई तक पहुंच गया। उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी और ग्रेट जिया की राजधानी पलक झपकते ही पीछे छूट गई। तेज हवा के कारण उसके कपड़े जोर से फड़फड़ाने लगे और उसकी त्वचा कुछ विकृत हो गई। सौभाग्य से वह अभी भी एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार था, अन्यथा हवा से उसका शरीर फट सकता था। आसमान से नीचे देखने पर ग्रेट जिया के विशाल परिदृश्य उसकी नज़र में थे। उसने पहले भी हजारों ली लंबी नदियों और पहाड़ों को देखा था, लेकिन ये हमेशा एम्पायर सैंडबॉक्स के माध्यम से देखा था, जैसे कि 3D मॉडल को देख रहे हों, बिना किसी विशेष भावना के। लेकिन अब स्थिति अलग थी। अब आसमान से नीचे देखने पर दुनिया छोटी लग रही थी, फिर भी उसकी छाती खुलेपन की एक अद्वितीय भावना से फूल रही थी। कन्फ्यूशियस ने माउंट डोंगशान पर चढ़कर लू को छोटा कर दिया, माउंट ताई पर चढ़कर दुनिया को छोटा समझा। प्राचीन लोगों ने वास्तव में मुझे धोखा नहीं दिया। अब जब मैं अपने पैरों के नीचे सूर्य और चंद्रमा के साथ स्वर्ग में उड़ता हूं तो पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में होती है। हा। उसके हृदय में साहस का ज्वार उमड़ रहा था और उसे बाहर निकालना था। इस प्रकार लिन बेइफान ने जोर से चिल्लाया, आह! इस समय जमीन पर एक गांव था जिसके भीतर एक घर था और उस घर में एक 6 साल का बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ था जो खिड़की से चमकते चांद को देख रहा था। अचानक उसने चांद के बीच में एक आकृति को प्रकट होते देखा और आश्चर्य से चिल्लाए बिना न रह सका। माँ, देखो, आकाश में कोई है। उसके पास बैठी एक युवती धागा बुन रही थी। उस जीवंत बच्चे को देखकर हंसते हुए उसने कहा, जियर, क्या तुम कुछ देख रहे हो? आकाश में कोई कैसे हो सकता है? लेकिन माँ, मैंने सचमुच एक व्यक्ति को आकाश में उड़ते देखा। बच्चे ने उत्साह से कहा, लोग आकाश में नहीं उड़ सकते, केवल अमर लोग ही उड़ सकते हैं। क्या मैं किसी अमर को देख रहा हूँ? बच्चा और भी उत्साहित हो गया। हाँ, अमर लोग होशियार और चतुर बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं।
तुम अमर से एक इच्छा क्यों नहीं करते? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है माँ, मैं अभी एक इच्छा करूंगा। बच्चे ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं, भक्तिभाव से अपनी हथेलियां आपस में दबा लीं और सच्चे मन से एक इच्छा की। युवती वहां पहुंची और आकाश की ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। हालांकि उसने कोई आपत्ति नहीं की, प्यार से बच्चे के सिर को थपथपाया और अपना कपड़ा बुनना जारी रखने के लिए वापस बैठ गई। अपनी इच्छा पूरी करने के बाद बच्चे ने अपनी आंखें खोली और चौंक गया, हो अमर कहाँ चला गया? इस बीच ग्रेट जिया में विभिन्न स्थानों पर कई लोगों ने लिन बेईफान को अपनी तलवार के साथ उड़ते हुए देखा था, लेकिन वे सभी सोचते थे कि यह अमर है। और इस प्रकार अमर लोगों के बारे में एक किंवदंती धीरे धीरे पूरे ग्रेट जिया में फैलने लगी। अपना मजा लेने के बाद लिन बेईफान वापस उड़ गया। उसके दिल में केवल एक ही शब्द गूंज रहा था, कूल। मैं किसी और दिन कुछ और बार उड़ान भरूंगा। इस समय तक महान शी सम्राट और महान जू सम्राट पहले ही ग्रेट जिया में बस चुके थे। यद्यपि वे अब सम्राट नहीं रह सकते थे, सर्वोच्च शक्ति के बिना और अपनी अधिकांश संपत्ति खो चुके थे, फिर भी ये तथ्य कि वे महान जू सम्राट के हाथों से बच गए थे, दुर्भाग्य के बीच भाग्य का एक झटका माना जाता था। इसके अलावा उनके पास ड्यूकडम भी था, इसलिए उनके जीवन की गुणवत्ता में कोई खास कमी नहीं आई थी। समान कठिनाइयों का सामना करने के बाद महान शी सम्राट और महान जू सम्राट बहुत करीब आ गए। महान शी सम्राट ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, जू के ड्यूक, हम विपत्ति में वास्तव में भाई हैं। अब जब हम दोनों ग्रेट जिया में रहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं, जैसा कि हमने ग्रेट जू के खिलाफ किया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बिल्कुल, महान जू सम्राट ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। हमारी यह मुलाकात भाग्य से ही हुई है। इस भाग्य के लिए हमें कम से कम इसके लिए टोस्ट तो करना चाहिए। कृपया। कुछ ड्रिंक्स के बाद उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया। ड्यूक ऑफ जू अब मूल रूप से यहाँ बस गए थे, लेकिन अभी भी आसपास के माहौल से काफ़ी अपरिचित थे। क्यों न हम साथ मिलकर ग्रेट जिया की इस राजधानी शहर की सैर करें? मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, मेरे पास अभी समय है, क्या हम तुरंत रवाना हो जाएं? अच्छा, चलो अब चलें। दोनों साथी यात्रा पर निकल पड़े। हालांकि घर से निकलने के कुछ समय बाद ही उनकी मुलाकात किसी व्यक्ति से हुई जिसका व्यवहार उनसे काफ़ी मिलता जुलता था। दोनों सम्राटों को देखकर अजनबी की आंखें चमक उठीं और वह जोर से हंस पड़ा। शी साम्राज्य के सम्राट शी, जू साम्राज्य के सम्राट जू, मैं लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा था। दोनों सम्राटों ने एक दूसरे को देखा और महान शी सम्राट ने जिज्ञासा से पूछा, आप कौन हैं और आपको हमसे क्या काम है? वह आदमी मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया और बोला, मैं यू का ड्यूक हूँ, ग्रेट यू किंगडम का भूतपूर्व सम्राट। हाँ, ग्रेट यू किंगडम का वही सम्राट जिसे उखाड़ फेंकने के लिए तुम सबने मिलकर सेना बना ली थी। मुझे देखकर आश्चर्य हुआ, है न? हाँ। दोनों सम्राटों के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उन्हें एहसास हुआ कि कोई दुश्मन उनके दरवाजे पर दस्तक देने आया है और उन्होंने तुरंत रक्षात्मक रुख अपना लिया। तुम यहाँ किस लिए आए हो? क्या तुम हमसे हिसाब बराबर करने आए हो? मैं तुम्हें बता दूं, हालांकि मैं अब सम्राट नहीं हूँ, मैं अब महान जिया साम्राज्य का ड्यूक हूँ और मेरी हैसियत तुमसे कम नहीं है। मैं तुमसे नहीं डरता। इसके अलावा महामहिम ने आदेश दिया है कि ड्यूकों को एक दूसरे के साथ लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहिए, इसलिए आप कोई परेशानी शुरू न करें। ग्रेट यू के पूर्व सम्राट ने अपना हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, सज्जनों, उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ बदला लेने के लिए नहीं आया हूँ। दोनों सम्राट अचंभित हो गए और एक दूसरे को हैरानी भरी नज़रों से देखने लगे। तुम यहाँ बदला लेने के लिए नहीं आए हो, तो फिर तुम यहाँ किस लिए आए हो? आप वास्तव में क्या कर रहे हैं? तारांकन डैनी एन द्वारा प्रायोजित अध्याय 46/75 हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 155.1 गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 155.1 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 155.1 महान यू सम्राट ने 2 उंगलियां उठाईं। इस बार मेरी यात्रा के मुख्य रूप से 2 उद्देश्य हैं। कौन से उद्देश्य? महान शी और महान जू, दोनों सम्राटों ने एक स्वर में पूछा। ये पहला बिंदु हमारे बीच के संघर्षों को हल करना है। दोनों सम्राटों की आंखें चौड़ी हो गईं, उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। महान यू सम्राट ने वास्तव में ऐसे शब्द कहे थे, तुम्हारा देश हमने नष्ट कर दिया, आप बिना देश के राजा बन गए, दूसरों की दया पर जी रहे हैं, और इसके लिए ये दोनों ही जिम्मेदार थे। ये राष्ट्रीय शत्रुता और पारिवारिक घृणा अपूरणीय है। फिर भी अब आप वास्तव में कह रहे हैं कि आप दोनों पक्षों के बीच संघर्ष को हल करना चाहते हैं। क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? महान यू सम्राट ने उनके विचारों को समझ लिया और समझाया, जैसा कि कहावत है, दुश्मनी को खत्म करना बेहतर है, बजाय इसके कि इसे बनाए रखा जाए।
हालांकि हम अतीत में एक दूसरे से मौत तक लड़े थे, अब हम दोनों ने अपने राष्ट्र खो दिए हैं और बिना देश के राजा बन गए हैं, पृथ्वी के छोर पर भटकने वालों की तरह। लड़ाई जारी रखना निरर्थक है, इसलिए आइए हम अपने संघर्षों को सुलझा हुआ माने और अब कोई दुश्मनी न रखें। महान शिव सम्राट ने बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए पूछा, क्या तुम गंभीर हो? क्या तुम्हें अब इसके अतीत की परवाह नहीं है? ये राष्ट्रीय और पारिवारिक दुश्मनी के बारे में है, ड्यूक ऑफ यू। महान जू सम्राट ने भी कहा। महान यू सम्राट ने ऊंची आवाज में कहा, बेशक मैं गंभीर हूं। मेरा वचन सोने जैसा पक्का है। मैं इसी उद्देश्य से यहाँ आया हूं। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें धोखा दूं? दोनों सम्राटों ने एक दूसरे की ओर देखा और थोड़ा सिर हिलाया। अब वे दोनों ग्रेटजिया में ड्यूक के रूप में सेवा कर रहे थे और राजधानी शहर में रह रहे थे। एक दूसरे को देखकर चाहे वे ऊपर देखें या नीचे, लड़ाई जारी रखना वास्तव में व्यर्थ लग रहा था। यदि कोई एक अतिरिक्त मित्र बना ले और एक शत्रु कम हो जाए तो ये स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा होगा। अच्छा, यह एक सौदा है। अब से आइए हम अपने सभी पुराने गिले शिकवे भुला दें। यही तो भावना है। महान यू सम्राट दिल खोलकर हंसे। एड्स बाय पब फ्यूचर। तो आपकी यात्रा का दूसरा उद्देश्य क्या है? महान जू सम्राट ने पूछा। महान यू सम्राट ने दोनों सम्राटों के कंधों पर हाथ रखा और कहा, दूसरा उद्देश्य यह आशा करना है कि हम तीनों एक गठबंधन बना सकें, भावना और शाखा में एकजुट हों, एक दूसरे का समर्थन करें और एक साथ छोटे राज्य के सम्राटों के समूह का विरोध करें। गठबंधन बनाना है, छोटे राज्य के सम्राटों का विरोध करना है। ऐसा क्यों? दोनों नए सम्राट पूरी तरह से अचंभित रह गए। क्योंकि उतले पानी में रहने वाले ड्रैगन को झींगा द्वारा तंग किया जाता है और मैदानी इलाकों में रहने वाले बाघ को कुत्तों द्वारा धमकाया जाता है। महान यू सम्राट ने बड़ी मेहनत से आंसू निचोड़े और आक्रोश से कहा, मैं एक महान राज्य का सम्राट हुआ करता था, लेकिन अब मैं गिर गया हूँ। इसलिए इन तुच्छ लोगों ने एक अवसर देखा और मुझ पर कदम रखने से खुद को रोक नहीं पाए, मेरे सिर पर सवार होना चाहते थे। मैं तो एक बड़े राज्य का सम्राट हूँ, मैं उनसे कैसे डर सकता हूँ? इसलिए मैंने उनसे युद्ध किया। लेकिन उन छोटे साम्राज्य के सम्राट वास्तव में अमानवीय हैं। वे मुझे एक एक करके नहीं हरा सकते थे, इसलिए उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया। वे बहुत सारे और शक्तिशाली थे और मैं सिर्फ एक व्यक्ति था। मैं उन सभी से कैसे लड़ सकता था? हर बार मैं ही हारता था और हर हार के साथ मुझे अपने चेहरे पर थप्पड़ मारना पड़ता था। मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने कितनी बार खुद को थप्पड़ मारा है, मेरा चेहरा सूज गया है। महान यू सम्राट अभी भी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपने मांसल रक्त से भरे चेहरे को चुटकी बजा रहा था। महान शिव सम्राट ने पूछा, क्या ये सच है? बेशक ये सच है, आप बाहर जाकर पता लगा सकते हैं। मैं आपको धोखा क्यों दूंगा? आपके आने से पहले आपको पता नहीं था कि मेरी जिंदगी कितनी दयनीय थी। मैं अब और जीना भी नहीं चाहता था। महान यू सम्राट पूरी निराशा में रोने लगे। महान जू और महान शिव सम्राट दोनों क्रोधित थे। क्या सचमुच ऐसी कोई बात हुई थी? वे बहुत दूर चले गए हैं। भविष्य में भी उन्हें इसी प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ेगा, ये सोचना असहनीय था। क्या वे बिना किसी हस्तक्षेप के लापरवाही से काम करते हैं? महान शिव सम्राट ने कुछ गुस्से में कहा। महामहिम ने हस्तक्षेप किया है, उन्होंने हमें साहित्यिक युद्ध में शामिल होने का आदेश दिया है। महान यू सम्राट ने कहा। यह अच्छा है। महान जू सम्राट हंसे। अच्छा, मेरा पैर। एड्स बाय पब फ्यूचर। महान यू सम्राट ने चिढ़कर कहा, क्या तुम जानते भी हो कि साहित्यिक युद्ध क्या होता है? दोनों सम्राटों ने एक साथ अपना सिर हिलाया। हम नहीं। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, साहित्यिक युद्ध वह है जहाँ मैं उनके साथ शांति से बैठता हूँ, मैं उन्हें मुक्का मारता हूँ, वे मुझे मुक्का मारते हैं, जब तक कि हम में से कोई एक गिर नहीं जाता। दोनों सम्राट, भाड़ में जाओ। वे तुरंत ही साहित्यिक युद्ध की दुर्भावना को समझ गए, जिसमें स्वयं को 800 का नुकसान पहुंचाकर शत्रु को 1000 का नुकसान पहुंचाया गया। कौन सम्राट ऐसा सहन कर सकता था? क्या ये शानदार नहीं है? महान यू सम्राट ने पूछा। दोनों सम्राटों ने अंगूठा दिखाया। शानदार, बिल्कुल शानदार। महान यू सम्राट ने अपनी जीभ चटकाई और अपना सिर हिलाया। हाँ, ये बहुत ही शानदार है, केवल महामहिम ही ऐसी शर्मनाक चाल के साथ आ सकते हैं। तभी आसमान से एक मांस का टुकड़ा गिरा जो महान यू सम्राट के सिर पर लगा। महान यू सम्राट चिल्लाया, मुझे किसने मारा? किसने मुझ पर मांस की रोटी फेंकी? तुरंत बाहर आओ, मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया है। लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाकर चारों ओर देखा तो उसे कुछ भी नजर नहीं आया। रोटी को पकड़ते हुए महान यू सम्राट ने गुस्से से पूछा, क्या तुम दोनों में से किसी ने देखा कि यह किसने किया? दोनों सम्राटों ने अपना सिर हिलाया। हमें नहीं पता, हमने कुछ भी नहीं देखा। इसे भूल जाओ, अभी इसकी चिंता मत करो। महान यू सम्राट ने भाप से पके हुए बन को एक तरफ धकेल दिया और अपने हाथ को आगे बढ़ाकर दोनों सम्राटों के कंधों पर लपेट लिया। उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय था, इसलिए हमें एकजुट होना चाहिए। उनके पास 4 लोग हैं, हमारे पास सिर्फ 3 हैं। अगर हम अभी साथ नहीं आए तो हम खत्म हो जाएंगे। वे हमें एक एक करके खत्म कर देंगे। मेरा आज तुम्हारा कल है। ठीक है। दोनों सम्राटों ने जोर से सिर हिलाया। तभी एक गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। महान यू सम्राट और महान शिव सम्राट ने महान जू सम्राट के पेट को देखने के लिए अपना सिर घुमाया।
महान जू सम्राट ने थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। मैं पहले बहुत व्यस्त था और खाना भूल गया, इसलिए अब मुझे भूख लगी है। एड्स बाय पब फ्यूचर। महान यू सम्राट जोर से हंस पड़े। क्या बड़ी बात है, वैसे भी देर हो रही है, चलो पहले खाना खा लेते हैं। यह मेरी गलती है। थोड़ी देर बाद, जो धूपबत्ती के जलने के समय के बराबर था, वे एक व्यस्त रेस्तरां में पहुंचे जहां वे गर्मागर्म भोजन का आनंद ले रहे थे। सम्राट शी और जू, जिनके मुंह भोजन से चिकने थे और सिर पसीने से भीगे हुए थे, आश्चर्य से बोले, किसने सोचा होगा कि बीफ और मटन का इस तरह आनंद लिया जा सकता है। आपको बस इतना करना है कि मांस का एक टुकड़ा लें और उसे गर्म बर्तन में थोड़ी देर के लिए घुमाएं, और बस कुछ ही सांसों में ये खाने के लिए तैयार है। ये ताज़ा, कोमल, सुगंधित और गर्म है। इस अनुभव को वर्णित करने के लिए केवल एक शब्द है, उत्साहजनक। डिपिंग सॉस इस डिश की आत्मा है। इसके बिना हॉट पॉट साधारण होगा। ये सोचना कि मैं इतने वर्षों से सम्राट हूं और फिर भी मैंने ग्रेटजिया के एक साधारण नागरिक जितना अच्छा खाना नहीं खाया है। ऐसा लगता है कि ग्रेटजिया में आना सही विकल्प था। महान यू सम्राट जोर से हंसे। मेरे भाइयों, महान जिया में अभी भी बहुत सारे स्वादिष्ट और मज़ेदार स्थान हैं। वैसे भी भविष्य में हमारे पास समय होगा, इसलिए मैं आप दोनों को भरपेट खाना खिलाने और अच्छा समय बिताने के लिए ले जाऊंगा। क्या आपको लगता है? जरूर जरूर जरूर, दोनों सम्राटों ने खुशी से जवाब दिया। धूपबत्ती जलाने जितना समय और बीत गया और अंततः तीनों सम्राट संतुष्ट होकर अपनी कुर्सियों पर आलसी ढंग से लेटकर अपने दांत साफ करने लगे। संतुष्ट होकर डकार लेने के बाद महान यू सम्राट ने बड़े उत्साह से घोषणा की, ये हॉटपॉट खाने के बाद अब हम भाई हैं। प्राचीन समय में लोग अपने गठबंधन को खून से सील करते थे। आज हम अपने गठबंधन को हॉटपॉट से सील करते हैं। हम एक ही वर्ष, एक ही महीने और एक ही दिन जन्म लेने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन हम एक ही वर्ष, एक ही महीने और एक ही दिन मरने की इच्छा रखते हैं। महान शी सम्राट ने दूसरे के कुछ बूढ़े चेहरे को देखा और कहा, चलो एक ही दिन मरने का लक्ष्य नहीं रखते, लेकिन गठबंधन बनाना अभी भी संभव है। आज से हम तीनों सहयोगी हैं, बदमाशों के उस झुंड के खिलाफ एकजुट हैं। महान जू सम्राट ने ऊंची आवाज में कहा, आप बिल्कुल सही हैं। मैं बड़ा हूं, तो फिर मुझे बड़ा भाई ही रहने दो। मेरे दो योग्य छोटे भाइयों को ये कैसा लगेगा? दोनों सम्राटों ने तुरंत हाथ जोड़कर अभिवादन किया। बड़े भाई। महान यू सम्राट ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, बहुत बढ़िया मेरे योग्य छोटे भाइयों, ऐसी औपचारिकताओं की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चर्चा करते हैं कि छोटे राज्यों के उन बदमाशों से कैसे निपटा जाए। चलो उन्हें दिखाते हैं कि एक महान राज्य की महिमा कैसी होती है। दोनों सम्राटों ने सहमति में सिर हिलाया। फिर तीनों प्रमुख एक साथ आए और अपनी योजनाओं पर गंभीरतापूर्वक चर्चा करने लगे। तारांकन डैनी एन द्वारा प्रायोजित अध्याय 47/75 हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 155.2 गुना। प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 155.2 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 155.2 चर्चा के बाद तीनों सम्राट जोर जोर से हंसने लगे, मानो उन्होंने पहले ही कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। हालांकि महान जू सम्राट अभी भी कुछ हद तक हिचकिचाते हुए दिखे। वास्तव में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। महामहिम ने हमें निजी झगड़ों से सख्ती से मना किया है, और अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो चिंता मत करो। महान यू सम्राट ने अपना हाथ बड़े गर्व से हिलाया, फिर रहस्यमय ढंग से कहा, हालांकि महामहिम सतह पर इसे मना करते दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वे पर्दे के पीछे इसका समर्थन करते हैं। आप नहीं जानते कि वे कितने बुरे हो सकते हैं। तभी एक आधा खाया हुआ, सड़ा हुआ सेब आसमान से गिरा, जो महान यू सम्राट के सिर पर लगा। महान यू सम्राट दर्द से चिल्लाया, अरे मुझे किसने मारा? अरे बहुत दर्द हो रहा है। जमीन से सड़ा हुआ सेब उठाकर वह गुस्से में अपराधी को ढूंढने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। इसलिए उसके पास दूसरों से मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या तुम में से किसी ने उसे देखा? क्या तुमने देखा कि इस बड़े सेब का इस्तेमाल मेरे सिर पर किसने किया? दोनों सम्राटों ने अपना सिर हिलाया। हमने कुछ भी नहीं देखा। इसे भूल जाओ, अब उसके बारे में और अधिक परेशान मत होइए, अपनी महान योजना पर चर्चा जारी रखिए। महान यू सम्राट ने अपने हाथ में सड़ा हुआ सेब फेंक दिया और फिर एक बार फिर बैठ गए, फुसफुसाते हुए, चलो अपने पिछले विषय को फिर से शुरू करते हैं। जैसा कि हम कह रहे थे, हालांकि महामहिम ने आधिकारिक तौर पर इसे मना किया है, वह वास्तव में पर्दे के पीछे से इसका समर्थन कर रहे हैं। कोई और कारण नहीं है, वह बस मौज मस्ती करना और उत्साह देखना चाहते हैं। सतह पर महामहिम पूरी तरह से गंभीर दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर बुरी चालें भरी हुई हैं। मैंने बहुत पहले ही उनकी असलियत देख ली थी। तभी आकाश से एक और वस्तु गिरी, जिसका लक्ष्य महान यू सम्राट का सिर था।
इस बार महान यू सम्राट ने उल्लेखनीय चपलता के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की, सुंदर ढंग से घूमकर और फिर गिरती हुई वस्तु को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, गर्व से मुस्कुराते हुए, हे इस बार आपने मुझे नहीं मारा। लेकिन एक सेकंड बाद वह पीड़ा से चीख उठा, अरे कछुए के बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कैक्टस फेंकने की, इससे मेरे हाथों में बहुत चोट लग गई। तुम बहुत अस्वच्छ हो, आप में कोई सैन्य नैतिकता नहीं है। काफी देर तक खोजबीन के बाद भी अपराधी का कहीं पता नहीं चला। महान यू सम्राट क्रोध से आग बबूला होकर वापस आया। चलते समय वह दबी हुई आवाज में गालियां बक रहा था, धिक्कार है बदमाश। बेहतर होगा कि तुम प्रार्थना करो कि मैं यह न जानूं कि तुम कौन हो, अन्यथा मैं तुम्हें 10 गुना अधिक चुकाना सुनिश्चित करूंगा। बड़े भाई, चलिए अपनी पिछली बातचीत जारी रखें। महान शिव सम्राट ने अपनी रुचि का संकेत देने के लिए खांसते हुए कहा, उनकी आवाज गपशप के लिए उत्सुकता से भरी हुई थी। आप अभी कह रहे थे कि महामहिम काफी दुष्ट हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि महामहिम किस तरह से दुष्ट हैं? हाँ, हमें भी बताइए ताकि हम भी किसी भी तरह के नुकसान से बच सकें। महान जू सम्राट की आंखें भी गपशप की लपटों से चमक उठीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। महान यू सम्राट कुछ शर्मिंदा हो गए, क्या हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते? ये बहुत शर्मनाक है, हम सचमुच जानना चाहते हैं। अगर आप हमें नहीं बताते तो हम अब भाई नहीं हैं। दोनों सम्राटों ने जोर से आग्रह किया। महान यू सम्राट ने उनकी उत्सुक आंखों में देखा और बदला लेने के अपने महान मिशन के बारे में सोचते हुए आखिरकार अपना मन बना लिया। ठीक है, तो मैं आपको बस एक संक्षिप्त विवरण देता हूँ, लेकिन इसे सुनने के बाद हंसना मना है। दोनों सम्राटों ने तुरंत वादा किया, चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से नहीं हंसेंगे। महान शिव सम्राट ने एक क्षण तक सोचा, फिर कहा, जब तक मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। दरअसल जब लड़ाई शुरू हुई थी तो सम्राट ने हमें पहले ही खोज लिया था। क्या तुम्हें पता है कि उसने हमें कैसे सजा दी? तुम्हें किस तरह की सजा दी गई? दोनों सम्राटों ने एक साथ पूछा। उनकी आंखें चौड़ी और गोल थीं और उनमें जांच करने वाला भाव था। उस समय उसने वास्तव में उन 4 कुत्ते सम्राटों को मुझे एक एक चुंबन देने को कहा था। भाड़ में जाओ। दोनों सम्राटों ने एक दूसरे को देखा और जोर से हंस पड़े। महान यू सम्राट ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। मेरे प्यारे भाइयों, तुमने न हंसने का वादा किया था। हमने इस बात पर सहमति जताई कि हम तब तक नहीं हंसेंगे जब तक कि हम ऐसा करने से खुद को रोक न सकें। बड़े भाई, बस थोड़ा और रुको, ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। हा 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 हा। महान यू सम्राट हंसने के बाद महान शिव सम्राट की आवाज कांप उठी। बड़े भाई, क्या आपको उन्होंने चूमा था? महान जू सम्राट का चेहरा पीला पड़ गया। बड़े भाई, क्या आपकी मासूमियत से समझौता किया गया है? आप दोनों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो जीवन भर प्रसिद्ध रहा हूं, उन्हें कैसे सफल होने दे सकता हूं? महान यू सम्राट ने गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने मन ही मन सोचा, निष्क्रिय रूप से चूमे जाने के बजाय क्यों न पहल की जाए। इसलिए मैंने बदले में उन 4 को चूमा। भाड़ में जाओ। हा 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 हा। महान यू सम्राट एड्स बाय पब फ्यूचर। हंसने के बाद महान जू सम्राट ने अचानक उत्साह से पूछा, बड़े भाई, जल्दी से मुझे बताओ, कैसा लग रहा है? महान यू सम्राट ने जिज्ञासा से भरकर दूसरों की आंखों में देखा और अंदर से झटका महसूस किया। ऐसा कहा जाता है कि कई सम्राटों ने लंबे समय तक शासन करने के बाद कुछ अजीबोगरीब रुचियां विकसित कर लीं। महिलाओं में उनकी रुचि खत्म हो गई और इसके बजाय वे पुरुषों की संगति और पुरुष पुरुष संबंधों के प्रति आकर्षित हो गए। क्या ये हो सकता है कि मेरा ये छोटा भाई उनमें से एक हो? सचमुच, आप किसी का चेहरा तो जान सकते हैं, लेकिन उसका दिल नहीं। चुपचाप उसने अपने नितंबों को एक कदम दूर कर लिया और खुद को उस विकृत व्यक्ति से दूर कर लिया। मुझे खुद तो कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन उन 4 ने पूरे दिन उल्टियां की। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपना बदला ले लिया है। हा हा। महान जू सम्राट ने मन ही मन कहा, बड़े भाई, मैं वास्तव में आपसे ईर्ष्या करता हूँ। महान यू सम्राट का शरीर हंसी से कांप उठा, वह खुद को रोक नहीं सका। उन तीनों ने अपनी चर्चा जारी रखी और अपनी योजना को अंतिम रूप देने के बाद वे सिर ऊंचा करके और आत्मविश्वास से भरे हुए उन 4 छोटे राज्य के सम्राटों का सामना करने के लिए आगे बढ़े। उस समय वे वास्तव में एक अन्य रेस्तरां में थे जहां वे हॉटपॉट दावत का आनंद ले रहे थे। महान यू सम्राट की तिकड़ी को आते देख वे कुछ आश्चर्यचकित हुए। ड्यूक ऑफ यू, आप फिर से यहाँ हैं? क्या आप अभी भी आश्वस्त नहीं हैं? इस बार आप किससे लड़ने की योजना बना रहे हैं? महान यू सम्राट ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान बिखेरी। बेशक हमारी शिकायतें अपूरणीय हैं, लेकिन द्वंद्व युद्ध से पहले मैं आपको 2 लोगों से मिलवाता हूँ। यह एक ड्यूक शे है जो कि पूर्व महान शे साम्राज्य सम्राट है। दूसरा ड्यूक जू है जो कि पूर्व महान जू साम्राज्य सम्राट है। अब वे दोनों मेरे अच्छे भाई हैं। हा हा। महान शे सम्राट और महान जू सम्राट आगे बढ़े, अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़े हो गए, सभी दिशाओं में घृणा से देखते हुए छोटे राज्य के सम्राटों का तिरस्कार करने लगे। 4 छोटे राज्य के सम्राट एक बार फिर आश्चर्यचकित रह गए। आप तो 2 सहायक भी साथ लाए हैं। आप निश्चित रूप से तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि 2 सहायकों को लाकर आप हमें हरा सकते हैं? ये तो इच्छाधारी सोच है। ऐसा लगता है कि आप अभी भी हार मानने से इनकार कर रहे हैं।
मो साम्राज्य के सम्राट ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और ठंडी हंसी के साथ कहा, बताओ इस बार हम किसमें प्रतिस्पर्धा करेंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। महान झू और महान शी राज्यों के सम्राटों ने एक दूसरे को देखा और एक स्वर में कहा, हम मुर्गों की लड़ाई करेंगे। फिर महान यू सम्राट ने नियम समझाए, जिसके अनुसार प्रत्येक टीम को आम लोगों के बीच जाना होगा और 5 मुर्गों का चयन करना होगा जो एक दूसरे के खिलाफ 5 राउंड के प्रारूप में लड़ेंगे। हारने वाली टीम को अपने चेहरे पर थप्पड़ मारना होगा। ये सुनने के बाद छोटे राज्य पक्ष को कोई आपत्ति नहीं हुई। ठीक है, तो फिर चलो मुर्गों की लड़ाई करते हैं। वे तुरंत गांव की ओर दौड़े और सबसे अच्छे लड़ाकू मुर्गों का चयन किया। खबर तेजी से फैल गई। 5 ड्यूक्स फिर से इस पर हैं। नहीं, इस बार 7 हैं। ड्यूक ऑफ शे और ड्यूक ऑफ झू भी इसमें शामिल हो गए हैं। उन्होंने ड्यूक ऑफ यू के साथ मिलकर महान साम्राज्य गठबंधन बनाया है ताकि ड्यूक ऑफ मो के नेतृत्व वाले छोटे साम्राज्य गठबंधन का सामना किया जा सके। अब ये 3-4 की स्थिति है, लगभग बराबरी की स्थिति। ये देखना दिलचस्प होने वाला है। मैंने सुना है कि इस बार वे मुर्गों की लड़ाई करने जा रहे हैं, चाहे वे किसी भी बात पर लड़ रहे हों। मैं पूरी तरह इसके लिए तैयार हूं। बिल्कुल, उनका द्वंद्व देखना बहुत मजेदार है। यद्यपि वे 7 सम्राट ग्रेट ज़िया में अधिक शक्ति नहीं रखते, फिर भी उनका दर्जा ऊंचा है और उनकी प्रतिष्ठा विशेष रूप से शानदार है। इसलिए उनकी शिकायतें और झगड़े बहुत ध्यान आकर्षित करते हैं और अवकाश के समय में बातचीत का एक गर्म विषय बन जाते हैं। जब भी कुछ घटित होता है तो पूरे राजधानी शहर में सनसनी फैल जाती है और हर कोई उत्सुकता से उस घटनाक्रम पर नजर रखता है। ये बात स्वाभाविक रूप से लिन बेईफान के कानों तक भी पहुंची। महाराज, उन ड्यूकों ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी है। इस बार उन्होंने मुर्गों की लड़ाई को अपने द्वंद्व युद्ध के रूप में चुना है। क्या आपको लगता है कि हमें उन्हें रोकना चाहिए? लियू यूनच ने धीमी आवाज में बताया। लिन बेईफान ने चाय की चुस्की ली और शांति से कहा, राजधानी बहुत लंबे समय से बहुत शांत रही है। उनके कार्यों को सभी के लिए थोड़ा मनोरंजन जोड़ने के रूप में माना जा सकता है। हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ महाराज, लियू नपुंसक ने उत्तर दिया। लेकिन उस समय लियू नपुंसक ने कहा, यहाँ एक कैक्टस हुआ करता था, वह कहाँ चला गया? लिन बेईफान ने शांति से उत्तर दिया, अभी अभी मैंने एक छोटे चूहे को बड़बड़ाते हुए देखा, इसलिए मैंने उस पर कुछ फेंकने की आज़ादी ली। किसी को कुछ और हरे पौधे लाने को कहो। हाँ महाराज, खोजे। लियू ने आदेश स्वीकार कर लिया। लिन बेईफान ने एक पल सोचा और फिर कहा, ठीक है, कुछ और कैक्टस जोड़ो। जवाब आया, हाँ महाराज। तारांकन। डैनी एन द्वारा प्रायोजित अध्याय 48/75 हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मितलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।